जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 49 क्लासें हैं वो लगा ली है, 49 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाले क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास के अंदर है वो 13 सितंबर 2022 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिए अभी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसमें बोला गया भी रवीना अपने घर से दक्षिण दिशा में यानी 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाती है। तो मैंने मान लिया भी उसका अगर यहाँ पे है और 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाती है तो ये लोग 5 किलोमीटर चल गई। उसके बाद में वहां से वह पूर्व में 7 किलोमीटर जाती है, तो पूर्व में 7 किलोमीटर, तो ये लोग पूर्व में 7 किलोमीटर चली। और दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, और फिर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, ये लो दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर। उसके बाद में पश्चिम में 7 किलोमीटर, और पश्चिम में 7 किलोमीटर चलेगी, तो ये लो पश्चिम में 7 किलोमीटर चली। और उसके बाद में दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, तो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, तो ये लो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चली। रवीना अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो कितनी दूरी 5 किलोमीटर तो ये है, 4 किलोमीटर ये है और 5 किलोमीटर ये है। तो यहाँ पे दक्षिण दिशा में है। आप रवीना का घर ये है और रवीना के घर से दक्षिण दिशा में है। और यहाँ पे कितना किलोमीटर हो गया? 5 और 5 10 और 4 14, यानी 14 किलोमीटर। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है प्रेक्षणों का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सभी प्रेक्षणों को आपको जोड़ना पड़ेगा। पहले तो सभी प्रेक्षणों को जोड़ो भी, सभी प्रेक्षणों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा भी? ये आपका हो जाएगा 3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23, 23 और 8 31, 31 और 4 35, 35 और 1 36, तो यहाँ पे 3। और उसके बाद में 1 2 3 4 और 6 और 6 और 3 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे भाई? 12, यानी 126 हो गए। अब देखो भी कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, तो 9 का भाग लगा दो। अब देखो भी कितना आएगा? 9 एकम 9, कितना बच गया भाई? बच गया 3 36, 9 चौके 36, तो यहाँ पे 14 है, वो आपका समांतर माध्य आ जाएगा। तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या है वो समांतर माध्य का फॉर्मूला होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है उससे पहले जानने के लिए हम बात करते हैं वायुमंडल की निचली परत कौन सी है। तो वो क्षोभ मंडल आती है, निचली परत क्षोभ। और क्षोभ के बाद में आता है समताप मंडल, समताप। और समताप के बाद में आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल आ जाएगी, ठीक है। और मध्य मंडल के बाद में आती है आयन मंडल, आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद में पांचवी जो लेयर आएगी वो आएगी बहिर्मंडल, बहिर्मंडल आ जाएगी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन टिग्नोमेट्री का दे रखा है। सेक 33 डिग्री, कोसेक 57 डिग्री, 57 और 33 का योग कितना है? 90 बैठ रहा है, ठीक है। माइनस में कॉट 57 tan 33, 33 57 90 बैठ रहा है योग। और 47 और 43 इसका भी योग 90 बैठ रहा है, ठीक है। तो चलिएगा इसको थोड़ा चेंज करते हैं। एक बार मैं सेक को सेक रहने देता हूं, कोई चेंज नहीं कर रहा, लेकिन कोसेक को क्या लिख सकता हूं? कोसेक 57 कब बनेगा? जब 90 में से अगर मैं 33 डिग्री घटा दूं तो 57 डिग्री आ जाएगा। माइनस में कोट 57 कब बनेगा? ये बनेगा भाई 90 में से घटा दो 33 आ जाएगा। और यहां पे tan 33 है। इज दैट क्लियर? कॉट 47 कब बनेगा? जब मैं कॉट 90 डिग्री में से 43 डिग्री घटा दूं
और ये कॉट 43 डिग्री है ही, कोई दिक्कत है नहीं आपको। तो यहाँ पे सेक 33 डिग्री, सेक 33 डिग्री, बट अपन जानते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेक थीटा, थीटा का मान कितना है 33 डिग्री है। कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा का मान 33 डिग्री है। आगे आपको दे रखा है टेन 33 डिग्री, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान 43 डिग्री है और यहाँ पे कॉट 43 है। ठीक है, ये बन गया आपके पास में सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस में टेन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस में, अब अपन जानते हैं टेन थीटा डॉट कॉट थीटा का मल्टीप्लाई हमेशा एक होता है, तो लास्ट वाले का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। बट अपन जानते हैं दूसरी सर्वस्वीका से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा भैया। तो क्या करते हैं, इधर को 10 ले जाते हैं, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, 10 को इधर लेके गए माइनस में बन गया टेन स्क्वायर थीटा, तो एक का रिजल्ट आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा एक प्लस लास्ट वाला एक, एक और एक गिनती सभी को आती है 2, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 1.5x बराबर में आपको दे रखा है 0.02y है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले यहां से x और y का मान ज्ञात कर लो। x और y का मान ज्ञात करोगे तो ये है 1.5x बराबर में है 0.02y है। अब देखो भी y यहाँ पे क्या है, गुणा में बराबर से यहाँ पे लेके आ जाओ तो ये भाग में आ जाएगा। 1.5 यहाँ पे क्या है, गुणा में है तो बराबर से दूसरी साइड में आ जाएगा, तो ये 1.5 है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास में क्या बन गया, ये बन जाएगा x अपॉन में y बराबर में क्या बन जाएगा 0.02 अपॉन में 1.5। अब पॉइंट यहाँ से उठाओगे तो ऊपर 10 लग जाएगा और यहाँ से हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा। तो ये काटोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन में 150, 20 अपॉन में 150। 5 से काटोगे तो 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और ये आपका चला जाएगा 5 3 15 और 30, यानी 4/30 आ गया। तो x का मान आपके पास में 4 है और y का मान है वो 30 है। अब इसका मान निकाल लो भी, एक और अपॉन में यहाँ पे क्या है y का मान क्या है आपके पास में, ये x का मान है और ये y का मान है भी। अब y का मान कितना है 30 और प्लस में 4 और अपॉन में क्या है ये 30 माइनस में 4 है। अब देखो भी ये नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो एक बार इसको इसी प्रकार से सोल्व करते हैं। 34 और ये आ जाएगा आपका अपॉन में 24, 30 में से 4 जाएगा, 30 में से आपका 4 जाएगा तो ये कितना बचेगा अभी यहाँ पे 30 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 26, 30 में से 4 जाएगा तो 26 बचेगा भाई। अब यहाँ पे देखो भी यहाँ पे गलती कर दी अपन ने, एक गलती ये की है भी देखो अब यहाँ पे ऊपर बचा है 2 आपके पास में और नीचे बचा है 150। ठीक है, ऊपर कितना बचा है 2 बचा है और नीचे बचा है आपके पास में 150, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 75 बार कर जाएगा। तो आपके पास में x का मान 1 आएगा और y का मान है वो आपके पास में 75 आएगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करो दोबारा, क्योंकि 0 से 0 तो हमने काट दिया था ना, काट दिया। तो यहाँ पे x का मान कितना है 1 है और y का मान कितना है 75, तो 75 माइनस में 1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 75 प्लस में 1 और ये आ जाएगा 75 माइनस में 1। तो ये देखिएगा अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 76 और ये नीचे आपके पास में आ जाएगा 74। अब ये 74 है वो बराबर से ऊपरी यहाँ पे नीचे है, अपोन में है तो अपोन में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास में फ्रैक्शन बन जाएगी 74 अपॉन में 76 बन जाएगी। अब इसको 2 से काटो तो 2 3 6 बच गया 1, 2 7 14 और इसको नीचे वाले को काटो 2 3 6 और 2 8 16, तो 37 अपॉन में 38, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी कुछ व्यक्ति एक समूह में खड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ए डी से लंबा है, ए है वो डी से लंबा है, तो डी से लंबा है तो यहाँ पे डी यहाँ पे आ जाएगा भी, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, डी है वो यहाँ पे आ जाएगा और ए है वो डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है, लेकिन
एफ से छोटा है तो एफ से छोटा हो जाएगा, तो ए है वो एफ से छोटा है, ये लो। सी है वो ई से छोटा है, सी है ना वो क्या है ई से छोटा है, तो ई से छोटा आ जाएगा अभी, सी ई से छोटा है, और बी से लंबा है तो बी इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद में आगे क्या बोला है, जो एफ से लंबा है, जो किसके लिए आया अभी, जो यानी इस बी के लिए आया है, तो बी है वो एफ से लंबा है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आएगा ई सी और बी, इस प्रकार से आ जाएगा। अब आगे देखो भी केवल एक व्यक्ति ई से लंबा है, तो एक व्यक्ति यहाँ से ई आ जाएगा अभी, और केवल दो व्यक्ति हैं वो डी से छोटे हैं, तो दो व्यक्ति डी से छोटे हैं तो डी से नीचे आ जाएंगे। इस समूह में कोई अन्य व्यक्ति है नहीं, तो व्यक्ति बताने हैं कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं 9। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया है भी यदि किसी यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार की चाल से यात्रा से, और यात्रा का अगला 1/3 हिस्सा है वो 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और शेष यात्रा है वो 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर पर घंटे में 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। आपको ये ज्ञात करना है। तो देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन है वो कल वाले पेपर में भी आया था, अपन ने सोल्व किया था। तो यहाँ पे 25 40 और 50, अब इसका एलसीएम निकालो भी आप। एलसीएम क्या आ रहा है, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका आ जाएगा 500 के 20 यानी 2000 आ रहा है। अभी इसका एलसीएम है वो कितना आ रहा है 2000 आ रहा है। तो मैं इसका एलसीएम है वो एक प्रकार से 1500 ले लेता हूँ, 1500 इसका एलसीएम ले लेता हूँ। ये 1500 है भी इसका एलसीएम, ठीक है। 1500 एलसीएम ले लिया, तो 1500 एलसीएम टोटल चाल, टोटल जो दूरी है ना, टोटल जो दूरी है वो 1500 किलोमीटर आ गई, ठीक है, मैंने मान लिया ये। अब इसका 1/3 हिस्सा, तो इसका 1/3 हिस्सा कितना हो जाएगा 3 एकम 3, और ये आ जाएगा 500, तो इसका 500 यानी 1/3 हिस्सा तो 500 ही होता है। अब ये 500 किलोमीटर की दूरी है वो 25 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलेगा, तो ये कितने समय में पूरी करेगा, 25 एकम 25, 25 2 50 यानी 20 घंटे लगेंगे। आगे बोल रहा है वो भी अगला 1/3 हिस्सा, अगला 1/3 हिस्सा यानी 1500, अगला 1/3 हिस्सा कितना हो जाएगा 1500 का 1/3 हिस्सा 500 ही होगा भी, अगला 1/3 हिस्सा यानी 500 फिर, तो यहाँ पे उसका ये कितनी किलोमीटर पर हिसाब से चल रहा है 40 किलोमीटर पर हिसाब से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 एकम 4 बच गया 10, और 4 2 8, और 4 5 20, ठीक है, तो 12.5 घंटे लगेंगे। इसी प्रकार से शेष दूरी है वो कितनी है, 500 यहाँ पे चला, 500 यहाँ पे चला, 1000 चल गया, टोटल हमने 1500 मानी है, तो पीछे कितना बचेगा 500 ही बचेगा। और ये क्या है 50 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, 50 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा अभी 0 से 0 और 5 10 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे कितने लगेंगे अभी 10 घंटे लगेंगे। अब टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी 1500 माना है, टाइम कितना लगा 20 10 30 और 12 42.5, तो कितना लगा अभी 42.5, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना लग जाएगा 0 लग जाएगा। अब 15,000 के अंदर, अब 15,000 के अंदर है वो आपको भाग देना है किसका, 425 का भाग दे दो भाई, 425 का भाग दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 35.29, कितना आ जाएगा अभी ये आ जाएगा 35.29 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 है, तो ये आगे वाली संख्या है वो चेंज हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी, तो ये आ जाएगी 35.3, कितना आ जाएगा 35.3, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी निम्न में से किस वर्ष 73वां और 74वां संविधान संशोधन है वो संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ जिसने क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो वो 1993 में लागू हुआ था भी। ये 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। और ये इसमें 11वीं अनुसूची को लागू किया गया था, और इसमें 12वीं अनुसूची है इसको लागू किया गया था। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, और 12वीं अनुसूची है इसके अंदर 18 विषय आते हैं भी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें बोला गया भी ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन इसका क्रम यही नहीं है। 4 मेज के कोनों पे बैठे हैं, जबकि 4 है वो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, लेकिन सभी का मुख क्या है केंद्र की ओर है। तो ये लो भी 4 बीच में आ जाएंगे और 4 आपके है वो कोनों के अंदर आ जाएंगे भी इस प्रकार से। तो अब देखो भी इसमें पहला है ए है वो एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एच यहाँ पे है और एच के दाईं ओर ए यहाँ पे आ जाएगा भी। जो मेज के किसी एक
जो मेज के किसी एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा है। तो कहने का मतलब जो किसके लिए आया है, जो पहले के लिए आया है, जो क्या है पहले के लिए आया, यानी इस एच के लिए या फिर पास वाले के लिए आता है। जो हमेशा पास वाले के लिए आता है, तो जो का पास वाला कौन है, एच है। तो एच है वो ठीक है, मेज के बीच में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी भुजा के बीच में बैठा है। अब इसने क्या बोला है, डी ए के ठीक है, डी है वो ए के ठीक बगल में है तो डी यहाँ पे आ जाएगा। बी है वो डी के दाईं ओर ठीक बगल में है तो बी यहाँ पे आ जाएगा। एफ है वो बी और सी के बीच में तो सी यहाँ पे आ जाएगा और एफ यहाँ पे आ जाएगा। एफ बी और सी के बीच में, ठीक है। ई जी के बाईं ओर बैठा है, ई है ना वो जी के बाईं ओर बैठा है तो जी यहाँ पे आ जाएगा, और ई है वो बाईं ओर बैठा है तो ई यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने बोला क्या है भी एच के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो एच ये रहा, और एच के बाईं ओर ठीक बगल में जी है, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी कितने विवाहित पुरुष विद्यालय के शिक्षक हैं, कितने मैरिड पुरुष हैं वो कितने मैरिड पुरुष स्कूल टीचर्स हैं। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो तीनों के अंदर कॉमन आना चाहिए, तो 8 तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी 7 सितंबर 2012 को शुक्रवार है, तो 17 दिसंबर 2014 को कौन सा वार होगा। तो देखो भी इस प्रकार से करेंगे एसपीटी, यानी 7 सितंबर 2012 को क्या है वो, ये फ्राइडे है, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है 17 दिसंबर का, तो 17 दिसंबर 2014 का ज्ञात करना है, तो आप पहले क्या है 17 सितंबर 2014 का ज्ञात करेंगे। तो देखो अब 2012 एक लीप वर्ष है, आप बोलोगे सर लीप वर्ष है, लीप वर्ष है लेकिन इसमें फरवरी काउंट नहीं हो रही भी, इसमें फरवरी काउंट नहीं हो रही है, अपन सितंबर से शुरू कर रहे हैं, सितंबर से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप देखो भी कितने वर्ष हैं, तो 12 के बाद में 13 आएगा, 13 के बाद में 14 आएगा, 2 ही वर्ष है, और दोनों के दोनों क्या है साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो 2 क्या हो जाएंगे एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे फरवरी जो आपका फ्राइडे से 2 दिन एक्स्ट्रा कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रविवार, तो आपका ये वार हो जाएगा 7 सितंबर 2014 को कौन सा वार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अब आपको 17 दिसंबर को ज्ञात करना है, तो सितंबर कितने का होता है, 30 का होता है, और 30 में से 7 जाएगा तो 23 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में आगे अक्टूबर आएगा, अक्टूबर 31 का होता है, 31 में 7 का भाग देंगे तो 3 सेंसफल बचेगा, और उसके बाद में नवंबर है वो 30 का आता है तो 2 सेंसफल बचेगा, और उसके बाद में आपका दिसंबर है, दिसंबर 17 तक जाना है तो 7 का भाग दोगे, 7 2 14 3 सेंसफल बचेगा, और यहाँ पे 7 का भाग दोगे 2 सेंसफल बचेगा, तो ये 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करना है, देखो भी 3 और 2 और 2 4 और 3 7, तो 3 दिन है वो एक्स्ट्रा बच जाएंगे भी, 3 दिन एक्स्ट्रा, तो यहाँ से 3 दिन आपको रविवार से 3 दिन आगे करेंगे, तो उसके बाद में मंडे, फिर ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे, तो यहाँ पे 17 दिसंबर 2014 को वेडनेसडे यानी बुधवार आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते भी नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखो भी 5 दोस्त है आई जे के एल और एम एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, एल और एम के बीच में केवल आई बैठा है भी, एम और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो एल और एम के बीच में, एल और एम के बीच में केवल और केवल क्या बैठा है, आई बैठा है। के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है भी, के है ना वो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, और के बाएं सिरे से, तो ये लो भी बाएं सिरे से पहला और दूसरा यहाँ पे के आ गया भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसने बोला भी और वह एम के ठीक बगल में नहीं है, एम के ठीक बगल में नहीं है, कहने का मतलब क्या है भी एम है वो यहाँ पे इसके पास में नहीं है, यानी के पास में नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जे कहाँ पे बैठा है, तो टोटल 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4, तो जे यहाँ पे आएगा भी, बाएं है, तो बाएं सिरे के ऊपर कौन बैठा है, जे बैठा है, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको दिया गया है भी यदि चुंबकीय रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर गतिमान है, तो क्षैतिज रूप में रखा गया चालक ऊपर की दिशा में गतिमान है, तो इस कंडीशन में प्रेरित धारा की दिशा आपको बतानी है क्या होगा। अब आप अपने हाथ में राइट हैंड साइड के अंदर है वो आप अपने हाथ में पेन लीजिएगा, पेन लेने के बाद में गुंठे को क्या है पेन के पैरेलल आपको करना है, अपने जो दाएं हाथ का जो अंगूठा है उसको आपको पेन के पैरेलल करना है, एकदम सीध में करना है। अब इसने यहाँ पे एक बात बोली है, क्षैतिज रूप में रखा गया चालक ऊपर की दिशा में क्या है गतिमान है, तो यहाँ पे जो क्षेत्र है वो क्या है ऊपर की दिशा में है, तो आपको इस दिशा में करना भी, आपकी जो अंगुलियां हैं, आपकी जो अंगुलियां आप अगर मोड़ रहे हो, आपकी अंगुलियां जो मोड़ रही है वो क्या है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गतिमान है, तो मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम लगेगा। यहाँ पे मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम है वो आपकी जो अंगुलियां हैं वो क्या दर्शा रही है, तो आपकी जो अंगुलियां हैं वो तो दर्शाएगी यहाँ पे
पश्चिम से पूर्व यानी चुंबकीय रेखाएं, आपकी जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय रेखाएं दर्शा रही है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। इस प्रकार से आप उन अंगुलियों को मोड़ोगे तो वो पश्चिम से पूर्व दिशा में जाएगी। और जो आपका अंगूठा है, आपका जो अंगूठा है वो क्या है, ऊपर की दिशा में होगा, ऊपर की दिशा में होगा। यही इसने बोला भी चालक ऊपर की दिशा में है, चालक ऊपर की दिशा में गतिमान है, तो आपका अंगूठा है वो ऊपर की ओर होगा। आपका अंगूठा है वो ऊपर की ओर होगा तो आपका अंगूठा क्या बता रहा है, आपका अंगूठा है वो धारा की दिशा बता रहा है। आपका अंगूठा धारा की दिशा बताएगा, जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र बताएगी। तो यहाँ पे ये पूछा भी प्रेरित धारा किस दिशा में है, तो आपका अंगूठा किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें बोला गया उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक संख्या है। तो प्रतीक आना चाहिए, प्रतीक और उसके बाद में अक्षर और उसके बाद में संख्या आनी चाहिए भी, ठीक है। अब देखो भी अक्षर प्रतीक संख्या, अक्षर और अक्षर प्रतीक संख्या, अक्षर प्रतीक संख्या एक तो ये हो गया भाई, अक्षर आ गया, प्रतीक आ गया, संख्या आ गई। और उसके बाद में देखो भी अक्षर प्रतीक संख्या, अक्षर प्रतीक संख्या, अक्षर प्रतीक और संख्या एक ये हो गया। और उसके बाद में अक्षर प्रतीक संख्या एक ये हो गया भी, अक्षर प्रतीक संख्या और अक्षर प्रतीक संख्या। तो यहाँ पे 3 ही जोड़े बनेंगे, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी 6, 30 और 54, ठीक है। और यहाँ पे देखो भी 16, 80 और 144। आप देखो कौन सा नियम लागू कर रहा है यहाँ पे। अब 6 और 30, 6 और उसके बाद में 30 आ रहा है और उसके बाद में 54 आ रहा है। अगर मैं इस 54 को 9 से डिवाइड करता हूं तो ये डिवाइड हो जाएगा क्या, 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 से तो डिवाइड नहीं होगा। और अगर मैं 3 और 6 को जोड़ दूं, 3 और 6 को जोड़ दूं तो 30 और 6 को जोड़ूंगा तो 36 हो जाएगा भी। तो ये इस प्रकार से लागू हो रहा है भी। देखो एक प्रकार से यहाँ पे अगर मैं गुणा कर रहा हूँ 5 से, ठीक है, 6 5 30, और फिर 6 को गुणा कर रहा हूँ मैं 9 से, ठीक है, 6 को 9 से गुणा कर रहा हूँ तो आगे वाली संख्या आ रही है। इसी प्रकार से 16 को 5 से गुणा करूंगा तो 16 5 80 हो जाएंगे, और 16 को 9 से गुणा करूंगा तो 144 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 21, 105 और 189। अब देखो भी 21 को मैं 5 से गुणा करता हूं तो 21 5 105 होते हैं, और 21 को मैं 9 से गुणा करूंगा तो ये आपके पास में 189 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 6 को 5 से गुणा करेंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी, और 6 को 9 से गुणा करेंगे तो लास्ट वाली संख्या आ जाएगी भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है। मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 192 है। तो यहाँ पे आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 अपॉन में क्या होता है, दर इंटू क्या होता है, समय होता है। अब 2 से काटो, 8 से काटो, 4 से काटो भी, 4 दूए 8 और 4 दूए 8 और 25 चौके 100 होते हैं। अब इसको 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 अन्य 18, 1 2 की 12, फिर 2 से काट दो भी, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, कितना हो जाएगा 2 चौके 8, बच गया 1 2 8 16। अब 25 8 200 होते हैं 20, और 25 चौके 100 और 20 से 120 होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1200, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया भी, क्या वृक्काणु की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है। जी हाँ लाभ है। क्या लाभ है भी, लंबी नलिका प्रारंभिक निस्यंद से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती है। तो कहने का मतलब क्या है भी, पहले निस्यंद होता है, निस्यंद का मतलब क्या होता है, पहले छानने का कार्य होता है। छानने के बाद में जो अशुद्धि बचती है उसके बाद में जो पुनः अवशोषण होगा, इसके लिए समय और स्थान प्रदान करती है। कौन सी, जो लंबी नलिका होती है ना, उसके अंदर जाकर के ये स्टोर हो जाता है, और उसके बाद में वहां से क्या करता है, वहां से नेफ्रॉन का एक भाग होता है, वृक्क नलिकाएं होती है, जो क्या करती है, वहां से जल का और ग्लूकोज का जो बच गया जो अवशोषण है उनका क्या करती है, जल का 100% अवशोषण कर लेती है, ग्लूकोज का भी अवशोषण करती है। तो वहां से वापस उसको रीऑब्जर्वेशन कर लेती है, यानी वापस से उनका अवशोषण कर लेती है। छानने के बाद में जो अशुद्धि और बच जाती है, जो वहां पे ग्लूकोज है, जैसे जल है वो बच जाते हैं, लवण है, ठीक है, एमिनो अम्ल बच जाता है,
तो उनका फिर वापस में रीऑब्जर्वेशन हो जाता है, यानी वापस से अवशोषण हो जाता है वहां से। तो उन अवशोषण के लिए वो क्या करती है, लंबी जो नलिका है वो क्या करती है, वहां से उसको जो बच गया निशान के बाद में, छानने के बाद में, उसको क्या है, स्टोर करके रखती है एक प्रकार से। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करंट अफेयर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया तरीके से समझना भी। अब यहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको दिखाई भी दे रहा होगा, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ये देखो भी। अब इसने बोला भी QS पैरेलल है EF के, तो ये QS है, ये EF के पैरेलल है भी। ठीक है, और RS है, ये खड़ी जो लाइन है ये PQ के पैरेलल है। ठीक है, अब आपको याद करना है, यदि कोण PQS यानी ये जो Q है ये 60 डिग्री का है, तो आपको याद करना है कोण RFE, यानी ये कोण आपको याद करना है। अब ये कोण याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूं भी, इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए भी यहां पे ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है इस प्रकार से, एक प्रकार से ये मानो भी आपका जो यहाँ पे जी कोण जी नाम दे देता हूं, तो यहाँ पे देखो भी जी और एफ है वो Q और S के क्या है, पैरेलल है, यहाँ पे दे रखा है भी। ठीक है, यानी मैंने आपको ये जो EF है इसको आगे बढ़ाया तो ये पैरेलल हो गई, तो ये जो कोई पैरेलल यानी दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके एक ही ओर बने कोण है वो क्या होंगे, संगत कोण होंगे। क्या होंगे भी, संगत कोण होंगे। तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितने का होगा भी, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब देखो दो समांतर रेखाओं के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनता है, ये भी याद रखना, दो समांतर रेखाओं के बीच के अंदर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब ये देखो भी 60 डिग्री का है, तो ये कितने का हो जाएगा भी, 180 में से 60 घटा दो तो ये कितने बचेगा, 120 का बचेगा। या फिर ऐसे कर लो भी, ये कितने का, 60 डिग्री का है, तो ये कितने का बचेगा, 120 का बचेगा। तो ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये 20 डिग्री 120 का है तो ये भी 120 का होगा। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। दोबारा से देखना भी, दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो वहां पे संगत कोण बनते हैं, एक ही ओर बने कोण है वो संगत कोण होते हैं, और संगत कोण है वो बराबर होते हैं। तो ये क्या है, एक ही साइड में बने, अभी ये भी ऊपर वाली साइड में बना है और ये भी ऊपर वाली साइड में बना है, तो ये संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं। और दूसरी बात ये याद रखना भी, समांतर रेखाओं के बीच में दो समांतर रेखाओं के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है भी। ठीक है, तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा, ये 60 का तो ये 120 का हो जाएगा, ये 120 का तो ये 60 का हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है, ये शब्द दे रखा है, इसमें अग्र दिशा से, आपको अग्र दिशा से ज्ञात करना है अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच शब्द के उतने ही अक्षर दिए गए हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम हो। तो देखो भी, मास्टर है तो यहाँ पे M आता है 13 पे, A आता है 1 पे, S आता है 19 पे, T आता है 20 पे, और E आता है 5 पे, और R आता है 18 पे। आप देखो काउंट करो, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, तो एक अक्षर युग्म 13 और 18 का बन गया। उसके बाद में एक से शुरू करो, 1, 2, 3, 4 और 5, उसके बाद 19 और 20, तो एक अक्षर युग्म है वो 19 और 20 का बनेगा। बाकी किसी का बन रहा है 20, 21, 22, 5, 6 और किसी का नहीं बन रहा। अब क्या है, हमने पहले शुरुआत की अग्र दिशा से, यानी इस दिशा से। अब इस दिशा से आपको नहीं देखना क्योंकि आपको यहाँ पे लिखा गया है अग्र दिशा से देखना है, तो 2 बनेंगे, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, सबसे पहले पहचाना गया फ्लोरीन कौन सा है, तो C60, कार्बन 60 है वो क्या है, सबसे पहले पहचाना गया फ्लोरीन है भी। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसने बोला भी, यदि 63 चॉकलेट को A और B में 4:5 के अनुपात में बांटा जाता है तो B को कितनी चॉकलेट प्राप्त होगी। तो देखो भी, हमारे अनुसार उसको कितनी चॉकलेट प्राप्त होनी चाहिए, 9, टोटल 9 होनी चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है 63 चॉकलेट है 9, तो 9 एकम 9, 9 7 63, तो 1 का मान 7 आ गया। तो B का रेशियो कितना है, B को रेशियो 5 है, 5 × 7 तो 5 7 35, तो B को कितनी प्राप्त होगी 35। A को पूछता है तो A को कितनी प्राप्त होती है 28। आगे देखो भी नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको बताना है आधार पर सत्य कौन सा है, सत्य कौन सा है स्टेटमेंट के आधार पर। तो देखो भी, F से U बड़ा है क्या, F से U बड़ा या फिर बराबर है, सही है। और उसके बाद में A से U बड़ा या फिर बराबर, तो A से U बड़ा और बराबर भी है, बिल्कुल सही भी, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इसमें बोला है भी, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर
की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि हो जाती है तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो भी 60 किलोमीटर की दूरी है वो 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में करती है। तो 24 मिनट के अंदर है, 24 मिनट के अंदर 20 किलोमीटर चली तो 1 मिनट के अंदर है वो कितने चली, या फिर ये मानो भी 1 मिनट के अंदर कितने चली, तो ये हो जाएगा 20/24। आपको ज्ञात करना है घंटे में, तो 1 घंटे में कितने चली यानी 60 मिनट में कितने चली, तो इंटू 60 कर दो। इंटू 60 करोगे तो ये काट दो 4 से, 4 से काटो 4 6 24 और 4 पंजे 20, 6 कम 6 6 दाएं 60, तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा चाल आ जाएगी इसकी, 50 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। अब 5 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है पर घंटे के हिसाब से, तो अब उसकी चाल कितनी होगी, 55 होगी भी। अब उसकी चाल है वो 55 होगी, 55 किलोमीटर पर घंटा होगी। किलोमीटर कितना चलना है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 20/55, तो ये काट दो भी, जो कट रहा है उसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 5 से कम 5 से काट दो तो 11 5 55 और 4 आ गया। अब ये क्या आया, घंटे आ गया, अभी इतने घंटे लगेंगे। अब मिनट में चेंज करना है तो 4/11 और 60 से गुणा कर दो, भी मिनट में आ जाएगा आपका, यानी कितने मिनट में तय करेगा, तो मिनट में आंसर निकाल के लेके आना है। तो ये हो जाएगा 0 और 4 6 24 240 आ जाएगा। अब इसमें 11 का भाग दो, 11 2 22 बच गया कितना भाई, 11 2 22, तो ये बच गया आपके पास में 2 20, तो ये आ जाएगा 11 कम 11, तो 21 से ही लगभग में आएगा, 21 से ही 9/11 इसमें आ रहा है अभी, 21 से 21 मिल रहा है, बाकी 21 में कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसने बोला है भी 6 AM बजे, 6 AM बज रहा है, तो यहाँ पे घड़ी की मिनट की सुई है, घंटे की सुई है वो तो 6 पे होगी, और जो ये हॉवर्स की सुई है और ये आपकी मिनट की सुई है वो 12 पे होगी। अब इसने बोला है भी 6 AM बजे हाथ की घड़ी की घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम है, ये कौन सा दिशा है, ये उत्तर पश्चिम दिशा है। उसके बाद में इसने आगे बोला है दिशा को दर्शाया जाता है, तो यहाँ पे 9 PM होगा, तो यहाँ पे घंटे वाली सुई 9 के ऊपर होगी भी, घंटे वाली सुई है वो 9 के ऊपर होगी, तो आपको बताना है 9 PM बजे घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, तो ये दिशा है वो कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी ये 6 उत्तर पश्चिम है, ये क्या है उत्तर पश्चिम, इसको ये उत्तर पश्चिम हो गया, तो ये मेरे को बताओ ये कौन सी है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद में ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका पश्चिम हो जाएगा भी, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये आपका पूर्व दिशा हो जाएगी, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा दक्षिण हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बताना है भी ये कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पूर्व हो जाएगी भी, ये कौन सी है उत्तर पूर्व, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है 27 नंबर क्वेश्चन बोला भी 2 संख्याओं का योगफल 9 है और उनके वर्गों का योगफल है वो 41 है, तो आपको बताना है वो संख्याएं कौन सी है। तो देखो भी इसमें बताया गया 2 संख्याओं का योगफल यानी x प्लस में y, योगफल कितना है 9 है, और उनके वर्गों का योगफल यानी x प्लस में y का वर्ग कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा भी। ये बोला भी इनके वर्गों का योगफल 41 दे रखा है। तो देखो अब यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 9 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर और प्लस में y की स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा आपके पास में 2xy और बराबर में आपके पास में क्या है 41 होना चाहिए। ठीक है, अभी वर्गों का योगफल ये है, 2 संख्याओं का योगफल ये है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से दोनों तरफ में वर्ग कर दूं तो भाई दोनों तरफ से वर्ग कर दें तो अपने पास में यही बन के आ जाएगा। अब इसके बाद में इस 9 को यहाँ पे रखो भी। अब इसमें देखो भी यहाँ पे वर्ग करेंगे भी, अपन वर्ग करना है ना, वर्ग करेंगे तो देखो भी x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर बराबर में कितना होना चाहिए 41 होना चाहिए। दोनों का वर्ग करके अपन ने जोड़ दिया। अब इस समीकरण से कर लो भी, इस समीकरण से करोगे तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर यानी दोनों तरफ मैंने वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं तो ये तो x प्लस में y की स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 9 की स्क्वायर यानी ये 81 बन जाएगा। अब देखो भी ये ओपन होगा तो x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर में 81 आ रहा है। तो यहाँ पे x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर का मान कितना 41, तो इसका मान 41 है प्लस में 2xy बराबर में 81। ये यहाँ पे क्या है प्लस में है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 81 से 41 जाएगा तो 40 बचेगा।
2xy बराबर में 40 बच गया, तो xy बराबर में कितना बचेगा अभी 20। xy का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब यहाँ से x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 20 अपॉन में y आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास में x का मान आ गया। अब इस x का मान है वो समीकरण नंबर इसके अंदर रख दो भी, इसके अंदर यानी समीकरण नंबर 1 के अंदर रख दो, तो ये हो जाएगा 20y प्लस में y और बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास में 9 आ जाएगा। और यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास में y इसका एलसीएम आ गया अभी, y इसका एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 20 और प्लस में y स्क्वायर बराबर में ये आपके पास में y यहाँ पे गुणा में है, भाग में है तो बराबर में दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। तो ये आपके पास में द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण क्या बनी, y की स्क्वायर माइनस में 9y और प्लस का 20। अब देखो भी ये समीकरण बन गई। अब इसके अंदर देखिएगा कौन सा टुकड़े कीजिएगा भी, गुणा करोगे तो आना चाहिए 20x स्क्वायर और भाग करोगे भाग यानी जोड़ोगे तो आपके पास में 9 आना चाहिए, 9y माइनस के, तो ये हो जाएगा y की स्क्वायर और माइनस का 5x और माइनस का 4x और प्लस में 20 आ गया अभी। अब सॉरी यहाँ पे y आएगा अभी क्योंकि समीकरण पूरी y के अंदर चल रही है, तो ये आ जाएगा आपके पास में y की स्क्वायर माइनस का 5y और माइनस का 4y, माइनस का 4y। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है y, तो y माइनस में 5 बच गया और यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन आ रहा है तो ये y माइनस में 5 बच गया। तो ये आ जाएगा y बराबर में 4 और एक आ जाएगा y बराबर में 5। तो एक तो y के बराबर में 4 आ गया और एक y बराबर में 5 आ गया, तो यहाँ पे 4 और 5 वो संख्या ही हो जाएगी। इन 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब एक तो ये है भी x मान के आप इस प्रकार से कर सकते हो, दूसरा आप है वो आप ऑप्शन के हिसाब से करो। दूसरा ऑप्शन के हिसाब से करोगे जो ज्यादा बेटर रहेगा। पहला ऑप्शन उठा लेता हूं मैं, ये दो संख्याएं 7 और 9 दोनों का योगफल 9 आना चाहिए। 7 और 2 का योगफल है वो 9 आ रहा है, तो उनके वर्गों का योगफल 41 होना चाहिए। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो ये तो ज्यादा हो गया, 41 हुआ ही नहीं, तो ये कैंसिल कर दो। इसी प्रकार से ये ऑप्शन उठाओ 2 नंबर, तो दोनों का योग 5 और 4 9 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोनों का वर्ग करो तो 25 और 16 जोड़ोगे तो 6 और 5 11, 1 2 2 और 1 3 और 1 4, तो यहाँ पे 41 इसका मान है वो 41 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन इस प्रकार से राइट हो जाएगा। अब ये x मान के मैंने इसी प्रकार से बताया भी, कोई बड़ी संख्या आ जाए, कोई बड़ी संख्या आ जाए तो आप किस प्रकार से सोल्व करोगे, तो वो मैंने x मान के बता दिया। और इस प्रकार से कोई छोटी संख्या आती है तो उसमें आप है वो इस प्रकार से x और y मानकर उसको सोल्व कर सकते, यानी इस ऑप्शन के हिसाब से सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 28 नंबर क्वेश्चन में आपको संख्याएं नहीं दिख रही भी, संख्याएं आपको क्या मेरे को भी नहीं दिख रही, यहाँ पे क्या क्या है ये मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, धुंधला है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ भी किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब इसमें पूछा गया है भी वर्ष 2013 और 2018 में, वर्ष 2013 और 2018 ए और बी की कुल जनसंख्या का अंतर कितना, ये आपको बताना। इजी सा क्वेश्चन है भी 2013 की और 2018 में, 2013 और 2018 में ए और बी, ए में 2013 और 2018, पहले तो ए की देख लो भी 2013 में और 2018 में कितनी जनसंख्या थी, और उसके बाद में बी में देख लो भी 2013 और 2018 में कितनी थी, और दोनों का अंतर देख लेना, ठीक है, दोनों का अंतर कर देना, वही आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 29 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला भी पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है, तो वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 30 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात आपको 8:3 दे रखा है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं भी उनका दोनों संख्याओं का योगफल तो 8 है और उनका जो अंतर है वो मान लेता हूं 3 है भी, ठीक है। अनुपात दे रखा है तो यहाँ पे x प्लस में y बराबर में 8 आ गया और x माइनस में y बराबर में क्या आ गया 3 आ गया। अब आप सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक बार क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या देखनी है तो जोड़ करके 2 का भाग दे दो, जोड़ करके 2 का भाग दोगे तो 11/2 आ जाएगा। और एक बार क्या करना है, छोटी संख्या ज्ञात करना है तो घटा दो, 8 में से 3 जाएगा तो 5 और 5/2 आ जाएगा, ये छोटी संख्या हो जाएगी। ये दोनों के बीच में अनुपात हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अनुपात आ जाएगा 11:5, यानी आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भी बोला क्या है करंट अफेयर। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला भी ऐसी कितनी महिलाएं
ऐसी कितनी महिला वैज्ञानिक है जो शहरी क्षेत्र से नहीं है, यानी जो शहरी क्षेत्र से नहीं आनी चाहिए, यानी इस सर्कल के अंदर है वो नहीं आनी चाहिए। आप देखो भी ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो वैज्ञानिक है, तो यहाँ पे 4 है, 4 कॉमन आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे आपका देखो भी कौन सा राइट आंसर है, 4, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने 33 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको इस प्रकार से सोल्व करोगे ना ज्यादा बेटर रहेगा। 12 इंटू 12 यानी 12 की पावर 3 है तो 12 इंटू 12 इंटू 12, और 6 की पावर 2 है तो 6 इंटू 6, और यहाँ पे आ जाएगा 8। अपॉन में क्या है, 4 की पावर 5 है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 3 की पावर 5 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं भी, 4 एकम 4 4 3 12, 4 एकम 4 4 3 12, 4 एकम 4 4 3 12, और 4 एकम 4 4 2 8, और 2 एकम 2 2 2 4, 2 एकम 2 और 2 3 6। अब देखो भी 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और 3 से 6 कैंसिल 2 बार, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 ही बचेगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 34 नंबर क्वेश्चन। अब 34 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी निम्न में से कौन सी योजना भारतीय शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में विभिन्न वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए तैयार की गई है, तो वो है आपकी SIRB पावर, SERB पावर। ये जो कंपनी है या फिर ये आपका जो एक प्रकार से योजना है वो लागू की गई है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 35 नंबर क्वेश्चन। अब 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी एक आयत की भुजाओं का अनुपात 8:10 दे रखा है, और यहाँ पे उसका परिमाप है वो 90 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन है वो उनकी भुजा 8 और 10 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमाप हमारे अनुसार कितना होगा, तो x प्लस में y, यानी परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2x 2 ब्रैकेट x प्लस y होता है, ठीक है। तो x प्लस y ये होता है 90, तो x प्लस y का मान कितना आ जाएगा, x प्लस y का मान है वो आपके पास में 45 आ जाएगा, x प्लस y का मान 45 आ जाएगा। लेकिन हमारे अनुसार जो भुजाएं हैं वो 8 और 10 है, तो हमारे अनुसार दो भुजाओं का योग कितना होता है, 18 होता है, लेकिन वो बोल रहा है 45 होता है, तो यहाँ पे 18 बराबर 45 रख दो, 18 बराबर 45, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 45 अपॉन में 18। अब आपको मान किसका करना है अभी, यहाँ पे 1 का मान 45/18 आ गया, तो उसकी भुजा ज्ञात कर लो भी, पहले आप भुजा ज्ञात करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी 8 का मान ज्ञात कर लो पहले, 8 का मान ज्ञात करोगे तो ये 9 से काट दो भी, 9 2 18 और 9 2 18, 9 5 45 और 2 एकम 2 और 2 चौके 8 4 5 20, तो यानी 20 आ गया। अभी आपकी जो 8 का मान है वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब 10 का मान ज्ञात करो, 10 का मान ज्ञात करोगे तो 45/18 इंटू 10, तो यहाँ पे 2 से काटो 9 5 बार कट गया, ये 2 बार, और ये 2 से कटेगा तो 5 बार, 5 5 25, तो यहाँ पे 10 का मान 25 आ गया, यानी उसकी भुजा है वो एक तो 20 आ गई और एक 25 आ गई, एक 20 और एक 25 आ गई। अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है अभी उसका क्षेत्रफल, तो 20 इंटू 25, 20 इंटू 25 0, 25 2 50, यानी 500, तो यहाँ पे 500 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या है उनकी भुजा निकाल ली भी, पहले तो उसकी भुजा मान लिया 8 और 10 है, तो दोनों भुजाओं का योग, यानी परिमाप उसको 90 दे रखा है, तो दो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा भाई, 90 का आधा कर दो 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो भुजाओं का योग हमारे अनुसार तो 18 आया, लेकिन वो बोल रहा है 45 आ रहा है, तो एक का मान 45/18 आ गया। अब आपको 8 का मान ज्ञात करना है, 10 का मान ज्ञात करना है, तो वो 20 और 25 आ गया। आगे देखो उसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। आगे देखो 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया भी यदि 24 पेंसिल का क्रय मूल्य 16 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 24 पेंसिल का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है 16 पेंसिल के एसपी के, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब देखो भी जो कॉस्ट प्राइस यानी जो क्रय मूल्य की जो वैल्यू है वो बराबर से दूसरी साइड में मिलेगी आपको, और जो एसपी की वैल्यू है यानी जो आपका सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो आपको बराबर से दूसरी साइड में मिलेगी। तो यहाँ पे आपका सीपी तो कितना हो जाएगा, सीपी तो 16 हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी आपका 24 आ जाएगा। 16 में खरीदी और 24 में बेचती, कितने का यहाँ पे लाभ हुआ, तो 8 का लाभ हो गया। 8 का लाभ कितने पे हुआ, 16 पे हुआ, तो इंटू 100, तो यहाँ पे 8 2 16, 2
50 बार कट गया, तो यहाँ पे 50% का लाभ हो गया। दोनों, एक नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, अगला 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 37 नंबर क्वेश्चन में बोला भी सभी जग कप है, सारे के सारे जे से जग और सारे के सारे जो जग है वो क्या है, सी से कप में आ जाएंगे। सभी कप है वो एक्सप्रेस है भी, एस्प्रेसो है, सारे के सारे जो कप है वो एस्प्रेसो है, यानी ए आ गया भी, एस्प्रेसो यानी ए आ गया। और उसके बाद में सभी जग है वो क्या है, सोस्टर है, सारे के सारे जो जग है, सॉरी कुछ जग सोस्टर है, कुछ जग है वो सोस्टर है, तो इस प्रकार से ये एस से सोस्टर हो गया। ए से एस्प्रेसो आ गया भी, ए से क्या हो गया एस्प्रेसो और एस से सोस्टर। अब इसने बोला भी कुछ एस्प्रेसो सोस्टर है क्या, तो सोस्टर वाला है वो एस्प्रेसो वाले को काट रहा है, बिल्कुल सही है। और कुछ जग कप है क्या, कुछ जो जग है वो कप है क्या, तो कुछ जग कप है क्या, बिल्कुल सही है भी। कुछ सॉरी कुछ जग नहीं, इसने बोला भी कुछ कप जगह क्या, कुछ कप है, ये लो भी कुछ कप है वो जगह क्या, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। यानी आपका एक नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, दोनों पालन कर रहे हैं भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 38 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको है वो आधार पर निष्कर्ष का चयन करना है भी, सही कौन सा ये आपको बताना है। मेरे को ये बताओ भी W से N बड़ा या फिर बराबर है क्या, तो W ये रहा, B से W बड़ा है, और यहाँ से तो अपन अनुमान नहीं लगा सकते भी, क्योंकि Z से N बड़ा है और Z से S बड़ा है, और S के B बराबर है और B से W बराबर है, तो ये तो नहीं हो सकता। आगे देखो भी नेक्स्ट अपन यहाँ पे, क्या S से F बड़ा है क्या, ये रहा S, और S से S यानी Z ये रहा, Z से S बड़ा है और Z से N बड़ा है और N से F बड़ा है, तो ये भी अपन नहीं बता सकते। तो यहाँ पे देखो भी Z से W बड़ा है क्या, Z कहाँ पे, ये रहा Z, और Z से S बड़ा है, और S और B दोनों बराबर हैं, और B से W बराबर है, B से W बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं भी Z से क्या है, Z से W है वो बड़ा है, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है भी 6 डिब्बे हैं, J के L M N और O एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन इस क्रम में नहीं है। J को N के ठीक ऊपर रखा गया है, तो J को N के ठीक ऊपर रखा गया है। K और O के बीच में केवल एक डिब्बा है, तो K और O के बीच में एक डिब्बा है। O सबसे नीचे वाला डिब्बा है, तो O है वो सबसे नीचे वाला डिब्बा है, तो उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा एक और यहाँ पे आ जाएगा K। इसके बाद में इसने बोला भी और M सबसे ऊपर वाला डिब्बा है, तो M है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने बोला है भी M के ठीक नीचे वाला डिब्बा कौन सा है, तो M के ठीक नीचे वाला डिब्बा है वो आपका J हो जाएगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि 6 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 डिब्बे आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 40 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखो भी कौन सा नियम लग रहा है, 15 के बाद में 26, 26 के बाद में 48, 48 के बाद में 81, फिर 125। तो यहाँ पे मैंने कितना बढ़ाया भी, यहाँ पे मैंने 5 और 1 6, 1 बढ़ा दिया, और यहाँ पे 1 बढ़ा दिया, यानी 11 बढ़ा रहा है अभी ये। उसके बाद में इसमें देखो भी 2 बढ़ा दिया और 2 22 बढ़ा दिया। उसके बाद में देखो भी 33 बढ़ा रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे 44 बढ़ाएगा और यहाँ पे 55 बढ़ाएगा। तो 125 में से 55 जोड़ोगे तो 5 5 10 1, और 5 2 8, 5 2 7, 7 और 1 8, और उसके बाद में 180। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 22 33 44 और 55, ये अंतर चल रहा है अभी, 11 का गुणज चल रहा है। आगे देखो भी यदि संख्या ये है तो सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान है वो अपरिवर्तित रहेगा, ये आपको बताना है। तो 8 7 5 9 2 3 और 6 है, ठीक है। अब 9 2 है ये। अब देखो भी इसको क्या है, आरोही क्रम में, यानी छोटे से बड़ा क्रम, 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। अब देखो भी एक तो 5 है आपका, इसका स्थान चेंज नहीं हुआ, ओनली फॉर 5 का स्थान चेंज नहीं हुआ, तो एक संख्या ऐसी है जिसका स्थान है वो चेंज नहीं हुआ है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 42 नंबर क्वेश्चन में प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना है ये आपको बताना है। देखो भी 3 सिचुएशन होती है इसके अंदर, 3 कंडीशन होती है भी। प्रबल ऐसे अम्ल प्लस में प्रबल क्षार हो तो क्या हो जाएगा भी, न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाएगा। जब प्रबल अम्ल के अंदर प्रबल क्षार मिलाया जाता है तो उदासीन बनेगा,
अब प्रबल क्या है, अम्ल है, प्रबल अम्ल है, प्लस में दुर्बल क्या है, दुर्बल है वो क्षार है। तो अब यहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे है वो अम्ल रहेगा भाई, विलयन कैसा रहेगा, अम्लीय रहेगा, क्योंकि प्रबल अम्ल है, अम्ल क्या है, प्रबल है, कठोर है, और क्षार यहाँ पे क्या है, कमजोर है। उसके बाद में अगला कंडीशन बनती है प्रबल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्षार, प्रबल क्षार है, प्लस में दुर्बल क्या है, अम्ल है। तो अब अपना जो एक प्रकार से अपना असर कौन सा, अपना असर है वो कौन दिखाएगा, तो यहाँ पे क्षार दिखाएगा भी, तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा। अब दूसरा अगर आप बोलोगे सर क्या है, दुर्बल क्षार प्लस में दुर्बल अम्ल मिल सकते हैं क्या, नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन, इनके बीच में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल के बीच में है वो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रबल क्षार है तो ये रहा प्रबल क्षार, और उसके बाद में दुर्बल अम्ल है तो ये दुर्बल अम्ल, तो यहाँ पे क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा, तो इसका पीएच मान है वो 7 से अधिक होगा, 7 पे उदासीन होता है, 7 से अधिक क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम है वो अम्लीय हो जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है। अब 43 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी उत्पादन की सीमांत लागत अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है, तो वो आपका राइट आंसर होगा एक अतिरिक्त इकाई के, यानी उत्पादन की सीमांत लागत है वो एक अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित हो जाएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना भी क्या आएगा। तो यहाँ पे दो सीरीज चल रही है अभी एक प्रकार से, देखो भी 105 से 103 यानी 2 माइनस किया, और 103 से 101 यानी 2 माइनस किया, इसी प्रकार से 107 है, 107 यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है, और उसके बाद में आपके पास में क्या आया है, 111 आया है, उसके बाद में क्या आया है, 111 आया है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या लेके आए कि 100, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, प्लस 2 कर रहा है, और उसके बाद सॉरी माइनस 2 कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है ये, यहाँ पे ये माइनस 2 कर रहा है, अभी माइनस 2 कर रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस 2 प्लस 2 कर देगा अभी, अब की बार ये प्लस 2 करेगा तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, सॉरी 109 आएगा अभी, प्लस 2 करेगा तो 109 आएगा, और फिर प्लस 2 करेगा तो यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 109, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पेट्रोलियम इज कॉल्ड, पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है, तो पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है ये बताना है। तो ये आपका ए नॉन रिमूवेबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल यानी इसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सिंस कंडीशंस दैट प्रोड्यूस इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, और इसको क्या है दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोबारा से अगर एक बार पेट्रोल को जला दिया जाता है उसके बाद में उसको क्या है दोबारा से रिन्यूएबल नहीं किया जाता, रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक पिता की आयु उनके 2 बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है, तो ये पिता हो जाएंगे और ये पुत्र हो जाएंगे भी। पुत्र की दोनों की आयु का योग में x मान लेता हूं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 6 वर्ष बाद उनकी आयु, दोनों बच्चों की आयु के योग की दुगुनी हो जाती है। अब देखो भी 6 वर्ष के बाद में, तो यहाँ पे पुत्र कितने हैं, 2 है, तो 6 एक पुत्र की प्लस में 6 एक पुत्र की, तो वर्तमान में यहाँ पे 6 वर्ष बाद में चलेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x प्लस में 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा भी, उनकी आयु, दोनों बच्चों की आयु के योग की दुगुनी हो जाती है, तो ये दुगुनी हो जाएगी, तो इसको 2 से गुणा कर दो अभी, तो ये बराबर में आ जाएगा। अब देखो भी 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस में 24 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है 3x प्लस में 2 आ रहा है। अब देखो भी ये x इधर आएगा तो यहाँ पे बचेगा x, और ये बीच में बराबर का निशान है 2 इधर जाएगा, ये बराबर बचेगा आपके पास में 22। तो x का मान कितना आ रहा है अभी, x का मान 22 आ रहा है, x का मान 22 आ रहा है, तो x आपने माना क्या है, तो दोनों पुत्रों की आयु मानी है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, इसने बोला है पिता की आयु ज्ञात कीजिए, पिता की आयु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे दोनों की आयु का योग 22 आ गया, और उसके बाद में पिता की आयु ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा भी आपका 22 ये 66 हो रहे हैं अभी। तो कहीं पे गलती कर दी क्या, देखो भी 2 गुना यानी 2 गुनी हो जाती है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष 6 12 कर दिया, और ये हो जाएगा 2x और 12 2 24, और उसके बाद में ये 3x प्लस में यहाँ पे 2 कैसे किया अभी 6 आएगा, प्लस में
3x प्लस में 6 आ रहा है अभी, यानी 6 वर्ष बाद में बोल रहा है, तो 6 वर्ष तो 6 जुड़ेगा यहाँ पे प्लस में 6। तो अब देखो भी कितना आ रहा है यहाँ पे बच गया x, यानी ये 2x इधर आ गया और ये 6 इधर जाएगा, तो कितना बचेगा 18। तो x का मान कितना आ गया 18 आ गया। तो x का मान, x हमने माना क्या था, तो उन दोनों पुत्रों की आयु का योग माना था x, और ये बोल रहा है भी उनकी दोनों पुत्रों की आयु के योग के 3 गुनी आयु किसकी है, उसकी पिता की आयु है, तो 18 × 3 18 × 54। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला भी 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल है वो 2720 है, तो तीसरी और पांचवी संख्या का योगफल आपको बताना है। तो 5 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी होगी, तो एक तो हो जाएगी x, और दूसरी हो जाएगी x प्लस में 2, तीसरी हो जाएगी x प्लस में 4, और चौथी हो जाएगी x प्लस में 6, और पांचवी हो जाएगी x प्लस में 8। 1 2 3 4 और 5 बराबर में 2720 है। अब देखो भी 5x प्लस में ये हो जाए 4 और 2 6 6 6 12 12 और 8 है 20 हो जाएंगे भी, और बराबर में 2720। अब 5x बराबर में कितना आ जाएगा 2700, ठीक है, और x बराबर में कितना आ जाएगा भाई 5 का भाग लगा दो, 5 5 25, 2 500 के 20 540। तो यहाँ पे x का मान 540 आ गया। अब तीसरी संख्या और पांचवी संख्या, तो तीसरी संख्या कौन सी है, x प्लस 4 है, तो ये हो जाएगा x 544 हो जाएगा, और पांचवी संख्या है वो 548 हो जाएगी। 500 x का मान कितना है 40 है, तो 8 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 548 हो जाएगी। दोनों का योग कितना हो जाएगा 544 में से 548, 544 में से 548 आपको ऐड करना है। 8 और 4 12, 1 4 4 16, सॉरी 4 4 8 और 1 9, और ये 5 5 10 यानी 1092। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला भी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको पता होना चाहिए प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 3 5 7 11 और 13। तो प्रथम अभाज्य प्रथम 5, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे इतने तक होगा भी। अब ऐड कर लो 2 और 3 5 5 5 10 10 और 7 17, 17 और 11 कितने होते हैं अभी 28। तो 17 और 11 28, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, करने पर परिणामी प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो वो सबसे कम प्रतिरोध से कम होगा भी, सबसे कम प्रतिरोध के कम हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अब इसमें देखो भी एक प्रकार से एग्जाम्पल लेते हैं भी, एक प्रतिरोध है वो क्या है 4 ओम का है, और दूसरा प्रतिरोध वो क्या है 8 ओम का है। मैंने 2 प्रतिरोध ले लिए और इसको क्या है समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब इसने बोला भी सबसे कम प्रतिरोध होना है, यानी ये जो 4 है ये सबसे कम प्रतिरोध है, और इससे भी कम प्रतिरोध आएगा उसका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस में 1/8। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 2 8 2 बच गया, और प्लस में 8 एकम 8 यानी 1 बच गया। तो ये कितना आ जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 8/3। अब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 3 2 6, 3 2 6 बच गया 2, और 3 2 6 पॉइंट में बच गया 2 20, 3 6 18। तो यहाँ पे देखो भी 2.6 ओम आ रहा है, यानी बात सही है। इसने बोला भी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर और उसके द्वारा जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो सबसे कम जो प्रतिरोध है, यहाँ पे सबसे कम प्रतिरोध कितना था 4 था, उससे भी कम आता है। देख लो भी 2.6 आ रहा है, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, विद एग्जाम्पल आपको समझा दिया। आगे देखो भी 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 50 नंबर क्वेश्चन में प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, गुणा को भाग में कन्वर्ट करना है और भाग को गुणा में कन्वर्ट करना है। तो 13 प्लस में 3 और गुणा 2 और माइनस में 12 भाग में 4 बराबर क्या आएगा ये आपको बताना है। 4 एकम 4 4 3 12, 3 2 6 और प्लस में 17 और माइनस में 3 है भी, माइनस में 3 है, तो ये हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और उसके बाद 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 17 और 3 20 हो जाएंगे, यानी आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये बात ध्यान रखना। इसने बोला भी समान आकार का और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और वस्तु को कहां पे रखा गया है 48 सेंटीमीटर के ऊपर रखा गया है। तो लेंस का प्रकार बताओ और उसकी फोकस दूरी बताओ। तो यहाँ पे लेंस कौन सा होगा, तो लेंस होगा उत्तल लेंस। कौन सा होगा भाई, उत्तल लेंस होगा, और उत्तल लेंस के अंदर 6 कंडीशन होती है,
उसमें से एक कंडीशन उत्तल लेंस की मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ इस प्रकार से, और इस प्रकार से होगा भी, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या है, मुख्य एक्स है, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा F1 और ये आपका हो जाएगा F2, ये क्या है F1 और ये हो जाएगा F2, और इधर यहाँ पे ये हो जाएगा 2F1 और ये हो जाएगा 2F2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा भी। अब देखो भी वस्तु क्या है, वस्तु लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगी और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है भी, समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कब होगा, और समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब है वो जब वस्तु है वो F2 के ऊपर रखी होगी। जब वस्तु F2 के ऊपर रखी होगी तो वस्तु का जो आकार है वो समान होगा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और वो कहाँ पे होगा, तो वो 2F1 पे प्राप्त होगा, यहाँ पे 2F2 के नीचे इस प्रकार से यहाँ पे प्राप्त होगा भी समान आकार का। तो आपको दूरी दे रखी है वो F2 की दूरी दे रखी हुई, F2 की दूरी कितनी है, 48 है। तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस होगा तो यहाँ पे लेंस का प्रकार उत्तल हो गया और उसकी फोकस दूरी, यानी आपको F2 कहने का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र 48 दे रखा है आपको एक प्रकार से, दर्पण के अकॉर्डिंग सोचें तो यहाँ पे F1 कितना हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। F1 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दूर, 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगी, और वाला उत्तल लेंस यानी उत्तल लेंस 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें पावर को क्या लिखा है, इसने POWER को इसने लिखा है RRAJX लिखा है। तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है, अभी 2 बढ़ा दिया, 3 बढ़ाया और फिर 4 बढ़ा दिया और उसके बाद में 5 बढ़ाया और उसके बाद में 6 बढ़ाया। तो पहले 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे इसने लिख रहा है अभी NEVER, तो यहाँ पे N से 2 बढ़ाएगा तो ये हो जाएगा 16 P आता है, और E में 3 बढ़ाएगा 5 और 3 8 ऐसा आ जाएगा, और ये आता है V है ये, V में कितना बढ़ाएगा अभी 4, तो 22 और 4 26, तो 26 पे आ जाएगा Z, और E 5 पे आता है, 5 और 5 10 J आ जाएगा, और R 18 पे आता है, 18 और 6 24, 24 पे आ जाएगा X। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 53 नंबर क्वेश्चन में इसने बोला है भी निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा के कार्य हैं, कौन से मुद्रा के कार्य हैं ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पे पहला है मूल्य के भंडार के रूप में उपयोग की जाती है, मूल्य के भंडार के रूप में मुद्रा को यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मूल्य के माप के रूप में भी उपयोग की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 54 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला भी भारत में हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा बनी हुई है, जो कि संख्या के कितने प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाती है, और यह तीव्र गति से बढ़ रही है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार ज्यादातर हिंदी भाषाई राज्यों में उच्चतर जनसंख्या वृद्धि से प्रेरित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 43.63% लोगों के द्वारा बोली जाती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है जिंक ऑक्साइड ZNO। जिंक ऑक्साइड क्या होता है, ZNO प्लस में कार्बन के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा Zn प्लस में CO बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर क्या कार्बन है वो जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील है, कार्बन जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन है वो सबसे, ऑक्सीजन है वो ज्यादा जो क्रिया करेगी वो कार्बन के साथ में ज्यादा बेटर क्रिया करती है भी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो मुक्त होती है। तो यहाँ पे ज्यादा जो सूलियत होती है वो ऑक्सीजन है, वो कार्बन के साथ में ज्यादा बंध बनाना उचित समझती है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला भी सरकार के बजट व्यय को व्यापक रूप से कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, 2 संख्याओं का आपको HCF और LCM दे रखा है 1080 और 30240। यदि एक संख्या 4320 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF होता है भी, ठीक है। तो LCM इंटू HCF कितना है, 1080 इंटू 30240, और पहली संख्या कितनी है 4320 है, दूसरी संख्या आपने x मान ली। अब ये 4320 है वो यहाँ पे गुणा में है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा भी
यहाँ पे 1080 गुणा में 30,240 और भाग में आ जाएगा आपका 4320। अब जो कट रहा है उसको काट दो भी एक बार, इसको 0 से इसको उड़ाओ और यहाँ से 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 दूए 4 और बच गया एक, 2 दूए 4, 2 एकम 2, बच गया 1, 2 छक्के 12 और यहाँ से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 2 5 10 और 2 चौके 8। उसके बाद में 2 से 6 से कट जाएगा, 6 से कटेगा 6 नियम 54 और 36 और 9 एकम 9 और 9 चौके 36 और 4 एकम 4, 4 7 28, 2 22, 4 5 20, 2 24, 4 6 24 और 0 तो 75 60। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 60, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है अभी। 5 की पावर दे रखी है आपको, 5 की पावर 5 है अभी, ठीक है। और इंटू 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 125 को मैं लिख दूं, एक बार इसको नीचे लेके आते हैं और नीचे लिख के आएंगे तो 1/25 125 है, इसको 5 की पावर 3 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 125 है, इसको 5 की पावर 3 लिख दी और इसका ये जो नीचे क्यों लेके आए, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है माइनस में है, और ऊपर से नीचे लेके आ गए तो इसकी पावर है वो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, और ये हो जाएगा 2/3 इसकी पावर है अभी, ठीक है। और उसके बाद में इंटू ये भी क्या है, ये भी यहाँ पे क्या है इसकी पावर माइनस में है। 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 1/5 की पावर 2 और इसकी पावर है वो क्या है माइनस में थी, अब क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी क्योंकि नीचे आ गया। तो 2 से 2 काट दो और 3 से 3 काट दो, तो यहाँ पे 5 की पावर 5 है और नीचे क्या है 5 की पावर 2 है और एक 5 है, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, तो ये 5 की पावर 2 बचेगी। 5 की पावर 2 कितना होता है 25 होता है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट पे चलता हूँ, बनास इसमें से किस नदी की सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है बनास, एक नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। चंबल है वो आपका जाना पाओ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है भी, ठीक है, और ये उसके बाद में यमुना नदी में चली जाती है, ये राजस्थान यानी मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान और राजस्थान के बाद में ये उत्तर प्रदेश से में यमुना नदी में मिल जाती है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 61 नंबर क्वेश्चन। अब 61 नंबर क्वेश्चन में कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है भीमा। ये भीमा नदी है वो कहां से होकर बहती है, तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर बहती है भी, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र, छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बड़े हुए अंगुली नुमा प्रवर्ध को क्या बोला जाता है, तो अंकुर बोलते हैं, विलाई, जिसे क्या बोलते हैं विलाई या फिर अंकुर बोला जाता है, जो कि अवशोषण क्षेत्र होता है छोटी आंत का। तो यहाँ पे छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं, डूडोनियम, डूडोनियम, जेजुनम और इलियम, ये तीन पार्ट होते हैं छोटी आंत के। डूडोनियम में सबसे ज्यादा पाचन होता है, सर्वाधिक छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन है वो कहां पे होता है, आपका डूडोनियम में होता है, और सबसे ज्यादा अवशोषण है वो इलियम में होता है, ठीक है, अवशोषण सबसे ज्यादा इलियम में होता है। इसी प्रकार से 3 पार्ट है वो आपके अमाशय के भी 3 पार्ट होते हैं, अमाशय के भी 3 पार्ट होते हैं। और उसके बाद में इसी प्रकार से इसके बाद में यहाँ पे बड़ी आंत, ये छोटी आंत है और उसके बाद में बड़ी आंत आ जाती है। तो उसी प्रकार से सिकम है और उसके बाद में रेक्टम है, ठीक है, और केपम है, ये क्या है आपके बड़ी आंत के पार्ट आ जाते हैं। सिकम, केलन और रेक्टम ये आपके किस में आ जाते हैं, बड़ी आंत के पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है वो 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है भी किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 है, B2 है और B3 है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है ये आपको बताना है। एक चीज ध्यान रखना, जिसमें जितनी ज्यादा है वो विद्युत धारा बहेगी उसमें उतनी ही ज्यादा क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी जिसमें जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी यानी विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसमें उतना ही क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इन सभी में यानी I है और 2I है और 3I है, इसमें सबसे ज्यादा धारा किसमें है, 3I है, 3I में सबसे ज्यादा धारा है। अब इसका क्या है चुंबकीय क्षेत्र B1 है, इसका B2 है और इसका B3 है, ठीक है। तो इसको सही सेट करना है, तो सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र किसमें होगा 3I, धारा है वो 3I है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे I थी और इसका 3 गुना धारा यहाँ पे है,
इसका 3 गुना धारा यहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा है वो B3 के अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा होगा। जिसमें जितनी ज्यादा धारा होगी उसमें उतना ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। उसके बाद में 2i के अंदर है वो 2i के अंदर है वो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ये हो जाएगा B2। और उसके बाद में क्या हो जाएगा B1। उसके बाद में B1, तो आपका यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 64 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे A D F, उसके बाद में A C F B आ गया, और उसके बाद में F के बाद में देखो भी F यहाँ पे F के बाद में यहाँ पे देखो भी D आ रहा है अभी, यानी ADF, और फिर उसके बाद में ये एक कॉलम बन गया अभी, और A के बाद में C आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा C आएगा भी एक प्रकार से। और यहाँ पे F के बाद में B आ रहा है, और ये देखो भी ये इसका एक कॉलम बन गया, और F के बाद में ये एक इसका कॉलम बन गया, और यहाँ पे F आएगा भी, और F से बाद में D आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे C आएगा भी F के बाद में, और यहाँ पे A आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ACD आ रहा है, तो यहाँ पे भी D आएगा, और उसके बाद में ACF, तो यहाँ पे A आ जाएगा भी। यानी चेंज क्या हो रहा है, F के बाद वाली संख्या है वो F के बाद वाले जो अक्षर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे आपका C आ गया, यानी यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे C आ गया, और यहाँ पे D आ गया। बाकी सारे के सारे क्या है नो चेंज, तो CADACF, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 65 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज नॉट अनलिस्टेड बाय द प्लांट टू एलिमिनेटेड वेस्ट, यानी इसमें से कौन सा एक्टिव, यानी इसमें से कौन सा है वो सही नहीं है। भी जो प्लांट है वो अपना जो वेस्टेज है, जो एक प्रकार से बोलते हैं उत्सर्जन है, वो वेस्टेज है वो आपका किस प्रकार से निकालते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, अब इसकी हिंदी देख लीजिए। अभी हिंदी ये है भी कचरे को खत्म करने के लिए पौधों द्वारा निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो पहली विधि इसने दी रखी है भी पसीने द्वारा अपशिष्ट का निष्कासन, दूसरी विधि है वो पत्तियां गिराकर के अपशिष्ट का उन्मूलन, और तीसरी है मिट्टी में अपशिष्ट का उत्सर्जन, और चौथी विधि है कोशिका रिक्तिकाओं में अपशिष्ट का भंडारण। तो यहाँ पे पसीने के द्वारा है वो अपशिष्ट का निष्कासन है वो ये नहीं हो सकता, क्योंकि पौधे के अंदर वो पसीना आता ही नहीं है। अभी पौधे के अंदर है वो पसीना आता ही नहीं है। बाकी है वो बाकी सारे के सारे ठीक है, लीव्स के द्वारा यानी वो अपनी पत्तियां गिरा देता है भी, और उसके बाद में जो अपशिष्ट होता है वो सॉइल के अंदर भी मिला सकता है, मिला देता है, और जो वैक्यूल्स जो रिक्तिका होती है उसके अंदर भी क्या है इकट्ठी कर लेता है, स्टोरेज कर लेता है, ये भी सही है। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिए 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट देखिए क्या दे रखा है। स्टेटमेंट बोला है यहाँ पे ये देखिएगा थोड़ा सा इसको इस प्रकार से कर लेते हैं। अब देखो भी इसमें बोला है भी प्लास्टिक थैले के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए महानगर एक्स में सुपरमार्केटों ने घोषणा की कि उनके समस्त ग्राहक अपने साथ थैली लेकर आएं, या उन्हें सुपरमार्केट से जूट की थैली खरीदनी होगी जिसकी कीमत 13 रुपये प्रति थैली है। अब स्टेटमेंट निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है यहाँ पे, तो प्लास्टिक थैली बनाने वाली उन कंपनियों का राजस्व कुछ हद तक कम हो सकता है, यानी प्लास्टिक थैली बनाने वाली कंपनियों का राजस्व है वो कुछ हद तक कम हो सकता है जो शहर एक्स में इसकी आपूर्ति कराती है। बिल्कुल सही बात है भी। यहाँ पे इसने बोल दिया भी जो सुपरमार्केट वाले ने बोला भी घोषणा कर दी भी प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल कमी करने के लिए इसने बोल दिया भी ग्राहक को क्या है अपनी थैली लेकर आना पड़ेगा। जो ग्राहक है वो उसको अपनी थैली जूट का थैला लेके आना पड़ेगा भी सुपरमार्केट से, और सुपरमार्केट से जूट का थैला खरीदेगा तो प्लास्टिक थैली बनाने वाली जो कंपनियां हैं उसकी जो लाभ है उसमें क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और इसने बोला शहर एक्स के छोटे जनरल स्टोर में छोटे जनरल स्टोर के लिए प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा भी। ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे ऊपर स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया गया। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है भी एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि और उसे 10 से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है तो
उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो मैं एस मान लेता हूँ भी 100, यानी उसका एस है, यानी मूल्य एस बेचने पर जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये है। सेलिंग प्राइस 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य के 20% के लाभ के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पे 20% के लाभ के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पे उसका लाभ कितना हो जाएगा भाई, उसका लाभ है वो 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 20%, 100 का 20% कितना हो जाएगा 20 रुपये, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा भाई, लाभ है वो 20 रुपये आ जाएगा। एस पी यानी सेलिंग प्राइस, एस बेचने पर, और एस मैंने माना क्या 100 रुपये मान लिया, 100 रुपये में बेचने पर 20% के बराबर लाभ होता है, यानी 20 रुपये का लाभ हो गया। तो मेरे को ये बता दो उसका सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 रुपये, यानी क्रय मूल्य वो 80 रुपये उसका। अब ये बोलता है भी अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 80 का 10%, 80 का 10% आपको निकालना है, तो 8 आ जाएगा। तो यानी अब उसका जो 8 की वृद्धि हो गई, 8 प्लस में आ गया, तो यहाँ पे उसका सीपी कितना आ गया 88 हो जाएगा। और वह उससे एस के 4% अधिक मूल्य पर, यानी एस का 4%, तो एस है कितना 100 माना है हमने, तो यहाँ पे उसका 4% अधिक मूल्य है, तो यानी 104, तो 88 में खरीदा और 104 में बेचा, तो अब कितने का लाभ हो गया अभी 12 और 4 16, 12 और 4 16 का लाभ हो गया कितने पर 88 पर इंटू 100। तो यहाँ पे 1600 में 88 का भाग दे दो भाई, 1600 के अंदर है वो 88 का भाग देगो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। देखते हैं कितना आ रहा है, 1600 के अंदर 1600 भाग 88 कर दो, तो ये आपके पास में 18.18 आ रहा है। 18.18 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का। 22वें राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए गए थे, तो ये इंग्लैंड में किए गए थे। नेक्स्ट देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब समांतर क्रम संयोजन में संयोजित 4 ओम, 8 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, तो बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा कितनी है ये आपको बताना है। तो टोटल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना पड़ेगा। R बराबर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस में 1/8 प्लस में 1/6। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया अभी 24 आ गया। कितना आ गया 24, तो 6 चौके 4 छिके 24 प्लस में 8 3 24 और प्लस में 6 चौके 24, तो ये कितना आ जाएगा भाई 6 और 3 9 और 9 और 4 13, तो ये 13/24 आ गया। 13/24 किसके बराबर आ गया, ये आपके पास में आ गया 1/r, और ये कितना आ जाएगा 1/r के बराबर आ जाएगा। तो r के बराबर क्या आ जाएगा 24/13, 24/13 है ये आपका क्या आ जाएगा टोटल प्रतिरोध आ जाएगा भाई, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अब आपको बैटरी में कुल धारा ज्ञात करनी है, तो ओम का नियम V बराबर क्या होता है आई आर होता है, तो आई आपको ज्ञात करना कुल धारा, तो आई बराबर क्या आ जाएगी V अपॉन में R हो जाएगा। V आपके पास में कितना है 9 है, R आपके पास में कितना है तो 24 अपॉन में 13 नीचे आ रहा तो वो 13 ऊपर चला जाएगा। अब देखो भाई जो कट रहा है उसको काट दो 3 से, काट दो 3 3 9 3 8 24, 13 3 39, 39 के अंदर है वो आपको 8 का भाग देना है। 39 के अंदर 8 का भाग दोगे तो 8 चौके 32, कितना बच जाएगा भाई 32, और 9 में से 32 जाएगा 7 बचेगा 70, और 7 बचेगा 70, 8 8 64, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4.8, यानी 4.8 एम्पियर है वो कुल धारा आ जाएगी। एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 70 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है भी यदि 500 उत्पादों का विनिर्माण किया गया, 500 उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत का मतलब होता है डायरेक्ट कॉस्ट लेबर, और डायरेक्ट कॉस्ट लेबर का ये प्रतिशत है, तो डायरेक्ट कॉस्ट लेबर है वो 62,500 है, यानी 500 के ऊपर है ये 500 कैलकुलेट 500 का उत्पादन करते हैं तो ये 500 के ऊपर है वो 62,500 आ रहा है। अब क्या है एक का मान ज्ञात करना है, एक उत्पाद का निर्माण ज्ञात करना है, तो एक उत्पाद के अंदर प्रत्यक्ष श्रम लागत कितनी है वो देखनी है, तो 500 का भाग दे दो, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 25, यानी एक का मान है वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। एक का मान 25 आ गया तो आपको 30 का मान ज्ञात करना है, यानी आपको कितना है 30% का वैल्यू दे रखा है भी कितना है 25 है, यही दे रखा है भी इसने 30% का वैल्यू देख लो। प्रत्यक्ष श्रम लागत दे रखी है इसने, और प्रत्यक्ष श्रम लागत क्या होता है, प्रत्यक्ष श्रम लागत होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो आपको 30% दे रखी है, तो 30% का वैल्यू 30% का मान 25 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/30 आ जाएगी, तो 5 5 25, तो 5 6 30 यानी 5/6 आ गई। अब इसको ज्ञात क्या करना है, अब आपको ज्ञात करना है तो यानी ये क्या आ गया, ये आपका एक प्रकार से कॉस्ट प्राइस आ गया,
ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी क्रय मूल्य आ गया। 5/6 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। अब ताकि निर्माता को 50% का लाभ प्राप्त हो, 50% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पे 2 क्या दर्शा रहा है, कुल टोटल मूल्य, यानी क्रय मूल्य वो 2 दर्शा रहा है। तो क्रय मूल्य 2, लेकिन वो हमारे अनुसार तो 2 है, लेकिन वो 5/6 दर्शा रहा है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो इंटू कर दो 2। अब आपको ज्ञात क्या करना है, लाभ प्राप्त करना है। तो 2 क्रय मूल्य 1 का लाभ यानी 3 का मान ज्ञात करना है। 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3 और ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 2 6, 3 एकम 3 और 3 2 6 और 5/4 आ जाएगा भाई, 5/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर अपन गलती करके आ गए ना, ये देखो अभी 625 के अंदर 5 का भाग दोगे तो 125 आएगा भाई। 125 5 625 होते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। और उसके बाद में 100, इसको पड़ा रहने दे भाई, इसको रहने दे, 125/30 ही रहने दे, 125/30। 1 का मान कितना आ गया, 125/30 आ गया। तो यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है, 100 का मान ज्ञात करना पड़ेगा ना, पहले 100 का मान ज्ञात करना पड़ेगा भाई। रुको 1 मिनट, देखो यहाँ पे, अब देखो भी 1 की वैल्यू आपके पास में 125/30 आई है। 1 की वैल्यू 125/30 आई है। ये हमने 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, लेकिन ये क्या है, 100% है, ये अपने आप में 100% है। 100% की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग लागत भी आई है। ये तो आपको प्रत्यक्ष श्रम लागत दे रखी है, प्रत्यक्ष श्रम लागत यानी 30% की वैल्यू ये दे रखी है। तो यहाँ पे आपको परिवहन है, उसके बाद में प्रत्यक्ष सामग्री लागत आती है, उसके बाद में विनिर्माण है, ये भी लगेगा। तो 100% की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। 1% बराबर ये है, तो 100% यानी 125 इंटू 100 अपॉन में 30 है। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 3 से काटोगे तो 3 चौके 12, ये कर तो नहीं रहा, कटेगा नहीं भी। तो ये आ जाएगा 1200, ये कितना आ जाएगा भाई, 1250 अपॉन में 3 आ जाएगा, 1250 अपॉन में 3 आ जाएगा आपका। अब देखो भी ये वैल्यू किसकी है, ये क्रय मूल्य आ गया आपका। ये कितना आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। अब 50% लाभ प्राप्त करना है तो 1/2, तो 2 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 1250 अपॉन में 1250 अपॉन में 3। तो आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 2 इसके गुणा में आ जाएगा। अब आपको मान किसका निकालना है, 2 क्रय मूल्य था और 1 का लाभ हो गया, तो यानी 3 में बेचेगा। तो 3 में बेचेगा तो 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 6 12, 2 2 4 और ये 2 5 10, तो 625 आ जाएगा। आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है तो वह समान चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको बताना है। तो 1 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय की है अभी, 2 घंटे में 10.5 किलोमीटर लगता है उसको टाइम। तो 2 घंटे के अंदर है, तो 1 घंटे में क्या कितनी दूरी तय करेगा, वो आपको क्या करना है यहाँ पे बताना है। और 2 घंटे के अंदर 10.5 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1 घंटे के अंदर 10.5 इंटू 10.5 अपॉन में 2, 2 5 10 और पॉइंट, और उसके बाद में 2 2 4 और 2 5 10। आपको याद करना है 5 का, तो 5 से गुणा कर दो, 5 5 25 2 और 5 2 10 और 2 12 1, 5 5 25 और 1 26। तो यहाँ पे आ जाए 26.25 किलोमीटर, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 होता है। PbNO3 PbNO3 होता है लेड नाइट्रेट। PbNO3 को गर्म करने पर इनमें से, PbNO3 है, इसको अपन गर्म करेंगे तो इनमें से ठोस यौगिक कौन सा बनेगा, PbO बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, और प्लस में NO2 क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। तो ये अगर अपन PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो हमारे पास में जो ठोस बन के आता है वो तो PbO बन जाता है, यानी पोटेश लेड ऑक्साइड बन जाता है। और यहाँ पे जो NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस है वो विस्थापित हो जाती है, प्राप्त हो जाती है एक प्रकार से। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला आपके पास में 73 नंबर क्वेश्चन है। अब 73 नंबर क्वेश्चन में कौन सा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का वर्णन करता है। तो मूलों की प्रकृति का वर्णन करने के लिए आपको b² - 4ac का मान पता होना चाहिए। तो b² का मान कितना है, 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और √3 का जो अगर अपन स्क्वायर करेंगे
बी स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा भी, और ये आ जाएगा 3 इंटू 3, और माइनस में माइनस फॉर्मूले का है, और 12 इंटू आपका आ जाएगा 12 इंटू ये आ जाएगा 12 इंटू 4 आ जाएगा भी, 12 इंटू 4 इंटू 4 आ जाएगा। अब देखो भी यहाँ पे इसको गुणा करवाओगे, 4 तिया 4 निम 27, सॉरी 3 निम 27, 2 और 3 चौके 12, 13 और 14। अब यहाँ पे माइनस 12 चौके 48, 48 चौके कितने होते हैं भी, 8 चौके 32, 3 4 चौके 16, 16 और 3 कितने होते हैं भी, 16 और 3 19 होते हैं, 192 माइनस में 147। अब देखो भी ये क्या है, 0 के बराबर है या फिर 0 से कम है या फिर 0 से छोटी संख्या है। तो आप बोलोगे सर 0 से छोटी संख्या, क्योंकि यहाँ पे माइनस के ज्यादा बच रहे हैं, तो 0 से छोटी है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, सारे के सारे आभासी होंगे। अगर 0 के बराबर आ जाता तो दोनों मूल है वो क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे और समान हो जाएंगे। और 0 से संख्या बड़ी आ जाती है तो हम कहेंगे भी दोनों मूल है वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, मूल है वो काल्पनिक होंगे, कोई भी मूल है वो वास्तविक नहीं हो सकता। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। ये इसने बोला भी BRICK को क्या लिख रहा है, ये BCIKR लिख रहा है भी, ठीक है। अब देखो भी कौन सा नियम लगा रहा है ये, BRICK इसको लिख रहा है BCIKR, यानी आरोही क्रम में लिख रहा है अभी इसको, आरोही क्रम में लिख रहा है, सभी को सेट कर रहा है वर्णमाला के रूप में। तो यहाँ पे HOTEL है, तो इसको ये लिख देगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, H, उसके सॉरी E है अभी, E और उसके बाद में H और L फिर O और T, यानी ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा है अभी, बढ़ते हुए अल्फाबेट के हिसाब से लिख रहा है। तो यहाँ पे SPORT, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे छोटा अक्षर कौन सा है एक प्रकार से, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले O, और उसके बाद में P आएगा, और उसके बाद में R आएगा, फिर S आएगा और फिर T आएगा। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो इसकी हिंदी ये बनेगी भी, जल भरण क्या होता है, जल भरण है वो किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें वो है, वह जल जो मुहाना में प्राकृतिक चैनलों के माध्यम से बहता है। दूसरा ऑप्शन है वो ये बोलता है भी रेगिस्तान में रेतीले बिस्तरों में फंसे मिट्टी पानी के भंडार। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ये है भी कठोर चट्टान की परतों के बीच भूमिगत जल जमा होता है। और चौथा ये है भी ऊंचाई पर चट्टानी गुफाओं में जमी हुई पानी की परतें पाई जाती है, ये होता है। तो यहाँ पे देखिएगा जल भरण किसे कहते हैं, तो जल भरण इससे बोलेंगे जो कठोर चट्टान होती है, कठोर चट्टान की परतों के बीच भूमिगत जल जमा होना। तो यहाँ पे यानी जमीन है वो सोख ना पाए, यानी मिट्टी है वो सोख ना पाए, तो इसीलिए कठोर चट्टानें होगी। तो कठोर चट्टानों के बीच में जल का भूमिगत जल का जमा होना ही क्या कहलाता है, जल भरण कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सामान्यतः अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति में होते हैं, ऐसे अधातु और ऐसे अम्लीय। तो ये इस प्रकार से याद रखना। तो अधातु ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे भी, धातुओं के ऑक्साइड है वो कैसे होंगे, क्षारीय हो जाएंगे। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं भी। 77 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। PQRSTU और V इमारत की अलग अलग मंजिल पे रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और 6 और 7। इसी प्रकार से सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 7 है, तो U V के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। U है ना वो V के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, ये लो। और उसमें बोला भी T P के ठीक ऊपर और R के ठीक नीचे रहता है। T है ना वो P के तो ठीक नीचे रहता है, T है वो P के तो ठीक नीचे ठीक ऊपर है, तो P के तो ठीक ऊपर आ जाएगा, और R के ठीक नीचे रहता है, तो यहाँ पे R के ठीक नीचे आ जाएगा। U या R के ठीक ऊपर वाली मंजिल, ठीक ऊपर वाली किसी भी मंजिल पर अस नहीं रहता। U और R यानी न तो U और न R के ऊपर है वो अस नहीं आएगा, ठीक है।
तो P है वो तीसरी मंजिल पे रहता है, P है वो यहाँ पे तीसरी मंजिल पे P है, फिर T आ जाएगा, फिर R आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे R के ऊपर S नहीं आ सकता, तो यहाँ पे V और U को मैं यहाँ पे सेट कर दूं भी एक प्रकार से, ठीक है। जो P तीसरी मंजिल पे रहता है, जो Q के ठीक ऊपर है, जो यानी P है वो Q के ठीक ऊपर है, तो Q यहाँ पे आ जाएगा और S यहाँ पे आ जाएगा। तो पहली मंजिल पर कौन रहता है भी, पहली मंजिल पे S रहता है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 78 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है विद्युत शक्ति के निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र गलत है। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है एक तो VI होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R होता है, और तीसरा फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर R होता है I स्क्वायर R। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, ये है वो शक्ति का फॉर्मूला नहीं है अभी। बाकी P बराबर VI होता है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R होता है, P बराबर क्या होता है I स्क्वायर R होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला भी 6, 7 और 8, और यहाँ पे है 23 और फिर 34 और फिर 45 है। अब दोनों को बार वाले दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो आ जाएगा 14, और 14 का आधा कर दो, बीच वाली संख्या आ रही है। इसी प्रकार से बार वाले दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 8, और यहाँ पे ये आ जाएगा 68, और 68 का आधा करोगे तो ये आ जाएगा 3 और ये 34, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये देख लो भी 7, 12 और 17 है, 7 और 17 का ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7, 7, 14 और 1 और 24, और 24 का आधा करोगे तो क्या आ रहा है, बीच वाली संख्या आ रही है 12। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन है भी अवतल दर्पण के मुख्य एक्स पर, अवतल दर्पण है ये, और ये क्या है इसका मुख्य एक्स है, मुख्य एक्स पर स्थित वह बिंदु, अवतल दर्पण के मुख्य एक्स पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है, जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है। तो ये तो फोकस हो गया, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब याद रखना भी वक्रता केंद्र से कोई भी अगर रेखा गुजरती है तो वो क्या है, वापस उसी रास्ते से जाएगी भी, टकराने के बाद में वापस क्या है, वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी। तो इस प्रकार से ये किरण आ रही है और वापस क्या है, उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी। अवतल दर्पण के मुख्य एक्स पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है, जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है, तो वो आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 81 नंबर क्वेश्चन में बोला भी निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से केरल के वाडकुमनाथन मंदिर में मनाया जाता है। तो कुमनाथन मंदिर में कौन सा मनाया जाता है, तो ये त्रिशूर पूरम मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो कौन सा त्योहार है वो त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है, जो कि केरल में मनाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखो भी, इसमें उपरोक्त श्रृंखला में बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर मौजूद अक्षर और दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर दाएं सिरे से दूसरे स्वर के बीच में कितने अक्षर हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा ये है, और दाएं सिरे से दूसरा स्वर, तो पहला स्वर ओ आ गया और दूसरा स्वर है वो आई आ जाएगा अभी, ठीक है। इनके बीच में कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो टोटल कितने इन दोनों के बीच में 17 अक्षर आ जाएंगे। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलता हूँ भी, 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, इसकी हिंदी है वो मैं आपको बता देता हूँ भी। तो हिंदी देखो भी क्या है, हिंदी आपकी हो जाएगी भोजन के, इसमें है भी भोजन के पाचन में पीत लवण का क्या प्रभाव पड़ता है। भोजन के पाचन में जो बिल साल्ट है यानी पीत लवण है उसका क्या भूमिका रहती है। तो इसमें पहला है भी वे फैटी एसिड जारी करने के लिए एक ग्लोबुलस को पचाते हैं, या फिर वे प्रोटीन का पाचन शुरू करने के लिए लाइपेज को सक्रिय करते हैं, या फिर वे बड़े वसा ग्लोबुलस को छोटे ग्लोबुलस में तोड़ते हैं, या फिर वो इनमें वसा पाचन एंजाइम होते हैं जिन्हें लाइपेज कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा वो क्या है, बड़ी वसा गोलिकाओं को क्या है छोटी वसा गोलिकाओं के अंदर है वो कन्वर्ट करते हैं, विघटित करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो पीत
रस है, पीत रस कौन स्रावित करता है? तो पीत रस है वो यकृत स्रावित करता है। और कहाँ पे? पित्ताशय केंद्र, पित्ताशय केंद्र है वो इसका संचय होता है भी, ठीक है। पित्ताशय केंद्र यकृत स्रावित करता है और इसका संचय कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय केंद्र होता है। और पीत रस एक प्रकार का ऐसा रस है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता भी, कोई भी एंजाइम है वो इस पीत रस के अंदर नहीं पाया जाता। याद रखना, एक ऐसा रस जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, ओनली फॉर लवण पाए जाते हैं। और लवण कौन कौन से पाए जाते हैं अभी? बिलरुबिन और बिलबर्डिन, ये लवण पाए जाते हैं एक प्रकार से। और स्केटोल है, ठीक है, स्केटोल है जो कि मल को दुर्गंध देता है ना, वो होता है। और मल को पीला रंग कौन देता है अभी? बिलरुबिन और बिलबर्डिन। ये किस में पाए जाते हैं? तो ये पीत लवण में पाए जाते, पीत रस में पाए जाते हैं अभी। और पीत रस का पीएच मान कितना होता है अभी? पीत रस का पीएच मान है वो लगभग है वो 7.8 होता है, 7.8 के करीबन होता है। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया है निम्न में से किस अवधि के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय काल रहता है वो 1951 से 1956 रहता है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसके अंदर आपको बोला गया है सिमिलरिटी प्रॉपर्टी विद एका सिलिकॉन, एका बोरोन और एका एल्यूमिनियम रिस्पेक्टिवली। यानी जो मेंडलीफ ने भविष्य के लिए जो स्थान छोड़े थे जिसका नाम एका सिलिकॉन है, यानी मैं सारे के सारे बता देता हूं। पहला है एका बोरोन, एका बोरोन, एका बोरोन। दूसरा है एका सिलिकॉन, सिलिकॉन। तीसरा छोड़ा था एका एल्यूमिनियम, ठीक है, एका एल्यूमिनियम। और चौथा है एका बोरोन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और मैग्नीज, मैग्नीज। ये 4 थे भी। बोरोन की जगह क्या आया था अभी? एका बोरोन की जगह है वो स्कैंडियम आया था अभी, HC स्कैंडियम। और यहाँ पे जर्मेनियम, GE से जर्मेनियम, यानी सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम आ गया था। और एल्यूमिनियम की जगह है वो गैलियम आ गया था, GA गैलियम। और मैग्नीज की जगह TC यानी टेक्नीशियम आ गया था अभी। मैग्नीशियम की जगह मैग्नीज की जगह क्या आ गया था? टेक्नीशियम आ गया था। तो यहाँ पे एका बोरोन, स्कैंडियम, और यहाँ पे सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम, एल्यूमिनियम की जगह गैलियम और मैग्नीज की जगह है वो आपका टेक्नीशियम आ गया था। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम और एका बोरोन की जगह स्कैंडियम और एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। इनमें से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 होता है। H2SO4 है से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर सकती है। अब हाइड्रोजन गैस को मुक्त कौन करेगी? जो हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील होगी। हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील होगी वो यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी और हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। अब देखो भी आपको अभिक्रियाशीलता क्रम पता होना चाहिए। अभिक्रियाशीलता क्रम होता है के ना कार मांगे, के ना कार मांगे, आलू जाने, फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत, और पीटी प्लेटिनम। अब देखो भी यहाँ पे इन दोनों के अंदर कॉपर बताओ मेरे को हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है क्या ऊपर? नहीं, कम है। Ag भी हाइड्रोजन से कम है। और Hg है वो बताओ, Hg है ये भी क्या है? कम है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यानी हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील ऑप्शन के हिसाब से कौन है? Pb, लेड। तो यहाँ पे आ जाएगा Pb, Pb प्लस में H2SO4 तो क्या बनेगा? PbSO4, PbSO4 प्लस में H2 यहाँ से क्या हो जाएगा? निष्कासित हो जाएगा। H2 है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है वो 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 89 नंबर क्वेश्चन में बोला भी 5 पोषक स्तरों की एक साधारण खाद्य श्रृंखला नीचे दी गई है। यदि चौथे पोषक स्तर में मौजूद स्रप को 10 kg, चौथा जो मौजूद शरीर स्रप है इसको क्या है? 10 kg, 10 किलो जूल ऊर्जा मिलती है, तो उत्पादक के पास है वो ऊर्जा की कितनी मात्रा होगी?
कितनी मात्रा है वो उत्पादक को पास यहाँ पे कितनी मात्रा होगी। अब देखो भाई, जब क्या है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के अंदर है वो जाते हैं तो 10% ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ पे मान लो भी एक प्रकार से 100 ऊर्जा थी, यहाँ पे क्या है 100 किलो जूल थी। अब अपन क्या है यहाँ पे जाएंगे, 2 नंबर पे जाएंगे तो क्या है इसको 10% ही ऊर्जा मिलेगी। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा, तो इसको 10% ऊर्जा मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर है वो इसको 10% मिल जाएगी, फिर इससे आगे जाएंगे तो इसको क्या है 10% ऊर्जा मिल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या होता है भी, यहाँ पे इसने पूछा है भी उत्पादक के पास में, उत्पादक के पास में यानी उत्पादकों के पास में ऊर्जा कितनी मात्रा में उपलब्ध होती है। तो यहाँ पे देख लो भी कितनी मात्रा में ऊर्जा है वो उपलब्ध होती हो जाएगी। अब इसको ऑप्शन के हिसाब से उठा के करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से उठा के करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 4 नंबर पे आते ही क्या है 10%, 10 किलो जूल है वो ऊर्जा बचनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वाला ऑप्शन उठा लेता हूँ, स्टार्टिंग वाला ऑप्शन उठाऊंगा तो यहाँ पे कितना है 10,000 है, क्या अभी 10,000 है, यानी उत्पादक के पास में 10,000 ऊर्जा थी। अब 10,000 ऊर्जा का 10% निकालो आप, 10% निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल यानी 1000, तो इसको कितनी मिली 1000 किलो जूल, इसको 1000 किलो जूल, यहाँ पे 10,000 किलो जूल थी। अब 1000 का क्या करोगे आप 10% और निकालो, ऊपर वाले को 10% मिलेगी, 2 0 से 2 0, तो यहाँ पे कितनी बची, यहाँ पे आपको 100 किलो जूल मिली इसको फ्रोक को। अब देखो भी 100 का 10% निकालो आप, तो 100 का 10% तो 10% ही होता है भी, तो यहाँ पे इसका क्या मिलेगा 10, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 10,000 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं भी, याद रखना एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पे जाते हैं तो यहाँ पे 10% है वो आपको ऊर्जा मिलती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 34 की क्यूब बताना है अभी, 34 इंटू 34 की क्यूब क्या होती है अभी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 34 का स्क्वायर क्या होता है, तो 34 इंटू 34, तो 34 का स्क्वायर 1156 होता है, और इंटू 34 तो ये आ जाएगा 39,309, 39,304, सॉरी 39,304, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 91 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है भी 5 सेंटीमीटर लंबा एक पिन 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखा गया है। तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो आपको बताना है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा ये आपको बताना है। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के सामने आपको क्या है दर्पण सूत्र लगा दो, 1/f बराबर में क्या आ जाएगा 1/u प्लस में 1/v। आपको क्या है f दे रखा है, u दे रखा है, v ज्ञात करना है, तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा 1/f माइनस में 1/u हो जाएगा। भी 1/f आपको कितना, f क्या कितना दे रखा है 40 फोकस दूरी है, फोकस दूरी 40 है, तो यहाँ पे 1/40 किस में आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि दर्पण कौन सा है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, भी ये हो जाएगा 50। अब देखो भी माइनस माइनस प्लस में क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका u है वो कितना है, u है वो माइनस का 50 आया है। माइनस में क्यों लिया, क्योंकि ये जो वस्तु रखी गई है वो कहाँ पे रखी गई है, तो उसके बाईं ओर रखी गई है, और कोई भी वस्तु दर्पण के बाईं ओर हो तो वो क्या है नेगेटिव में ली जाती है उसकी दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से सूत्र में पहले से माइनस है, और माइनस यहाँ पे संख्या है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका फॉर्मूला यानी इसका जो आपका बनेगा एलसीएम कितना आएगा भाई, इसका एलसीएम 200 आ रहा है, 200 में 4 का भाग देंगे, 40 का भाग देंगे, 0 से 0 5, माइनस का 5 प्लस में इसका भाग देंगे तो ये प्लस का 4 आता है, ये कितना आ जाएगा भाई माइनस का 1/200, माइनस का 1/200 ये 1/v है, और v बराबर कितना आ जाएगा तो माइनस का 200, माइनस का 200 तो यहाँ पे क्या है मीटर में दे रखा है, मीटर में दे रखा है तो आप 100 का भाग लगा दो, 100 का भाग लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा भाई माइनस का 2 मीटर आ जाएगा। ये 200 क्या है, ये सेंटीमीटर है भाई, 200 सेंटीमीटर है, और मीटर में भाग लगाओगे तो माइनस का 2 मीटर आ गया। अब माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब होता है भी अपन दूरी है वो माइनस कब लेते हैं, जब कोई वस्तु है वो दर्पण के बाईं ओर रखी हो, जब कोई वस्तु है वो दर्पण के बाईं ओर रखी हो, तो वस्तु के बाईं ओर का मतलब क्या होता है, ये दर्पण है, और इस दर्पण के बाईं ओर का मतलब क्या होता है इधर वाली साइड में, इधर वाली साइड का मतलब क्या हो गया दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, 92 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 79 माइनस को क्या लिख रहा है,
माइनस को लिखेगा प्लस, प्लस 87 और 87 प्लस को क्या लिखेगा गुणा 5 और भाग को क्या लिख रहा है ये, भाग को माइनस लिख रहा है 48 और गुणा को क्या लिखेगा भाग लिखेगा 3। अब देखो अभी इसको यहाँ से 3 कम 3 16 3 48 होते हैं। अब इसको 5 से गुणा करवाओगे तो 7 5 35 40 40 और 3 43, ये 435 हो जाएगा। 435 में 79 है वो ऐड करो, 435 में 79 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस को क्या लिख रहा है अभी प्लस ही लिख रहा है क्या, माइनस को प्लस लिख रहा है और उसके बाद में 35 3 हो गया और 8 5 40। अब यहाँ पे प्लस को क्या लिख रहा है अभी, प्लस को गुणा लिख रहा है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे 9 और 5 कितने होते हैं अभी, 9 और 5 है वो 14, 1 और 7 3 10 और 11 और ये आ जाएगा 5, 514। 514 में से 16 जाएगा क्योंकि माइनस का 16, माइनस का 16 जाएगा तो ये 498 बचेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें देखो भी कौन सा नियम लग रहा है। अब यहाँ पे एन से 1 बढ़ा दिया m आ गया, m से 1 बढ़ा दिया और l आ गया। नो ऐसे तो नहीं होगा। अब देखो भी पहले क्या किया, एक घटा रहा है अभी, यानी 14 में से 1 घटाया 13, 13 में से 1 घटाया 12 और इसी प्रकार से ई आता है 5 पे, 5 में से 1 जोड़ दिया 6, 6 में 1 जोड़ दिया 7। यानी स्टार्टिंग वाली पहली वाली जो अक्षर है उसमें तो क्या है 1 1 घटा रहा है और दूसरा जो अक्षर है उसमें 1 1 जोड़ रहा है। तो यहाँ पे 12 में 1 घटाएगा तो 11, 11 में 1 घटाएगा तो 10। इसी प्रकार से 19 में से 1 जोड़ेगा तो 20 यानी टी, और 20 में 1 जोड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा यू। तो इसी प्रकार से ये जो नियम है वो यहाँ पे लगा दो भी, ए और ए में 1 घटाएगा तो जेड आ जाएगा और जेड में 1 घटाएगा तो वाई आ जाएगा। इसी प्रकार से वी में 1 जोड़ेगा तो डब्ल्यू आ जाएगा और डब्ल्यू में 1 जोड़ेगा तो एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 94 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी कैल्शियम क्लोराइड प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल और फिर बनता है कैल्शियम सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो संतुलित अभिक्रिया आपको बतानी है कौन सी है। तो कैल्शियम क्लोराइड पहले तो यही उठा लेते हैं अभी, ठीक है, संतुलित यही उठा लेते हैं जो संतुलित है वो। कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2, ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। अब यहाँ पे देखो भी क्लोरीन कितना है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, ठीक है, तो इधर क्लोरीन कितना है तो HCl यानी क्लोरीन ये रहा। यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है क्योंकि 2 से गुणा है तो ये क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए। अब इसमें देखो भी हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है तो हाइड्रोजन भी 2 है, बिल्कुल से। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है और यहाँ पे SO4 1 है तो यहाँ पे भी SO4 क्या है, 1 है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही संतुलित है। अभी यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसके आधार की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हीरोज फॉर्मूले से आप क्या है इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो आप अर्धपरिमाप ज्ञात कर लो। तो S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपोन में 2, ये इसका अर्धपरिमाप होता है। तो 5 प्लस 8 बराबर अपोन में 2, तो ये हो जाएगा 10 और 8 18/2, यानी S का मान आ गया आपके पास में 9। तो हीरोज फॉर्मूला क्या बोलता है, हीरोज फॉर्मूला होता है रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C होता है। S का मान 9 है, 9 माइनस में A का मान 5 मान लो एक बार से, ये अभी 5 और 8 ये है, तो ये A का मान मान लो, ये B का मान और ये C का मान। तो ये 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो आपके पास 4 बचेगा। इसी प्रकार से 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा और इसी प्रकार से 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। इसके ऊपर रूट है तो 9 है वो 3 के रूप में बाहर आ जाएगा, ये 4 है वो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, ये 4 है वो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 1 का रूट तो 1 ही होता है भी, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 2 6 6 2 12, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ऋग्वेद का संग्रह है, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। अभी ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 97 नंबर क्वेश्चन। अब 97 नंबर क्वेश्चन में ये आपको डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम के अंदर है वो आपको त्रिभुज दे रखा है ABC और इसमें DE है वो समांतर है किसके, BC के समांतर है और इसमें AD है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है और AE है ये 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको DB
डी और बी है, ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको AC का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे देखिएगा कौन सी नियम लगता है इसके अंदर। तो यहाँ पे दो त्रिभुज है अभी, वो देखो दो त्रिभुज ये है AD और E, ADA ये त्रिभुज, और ये क्या है समरूप होगा किसके, ये त्रिभुज बड़े वाले के समरूप होगा, यानी ABC के समरूप होगा। अब यहाँ पे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है भी। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा AD, ऊपर में छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ले रहा हूँ और नीचे है वो मेरे पास में बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, बराबर में AE अपॉन में AC। अब आपको AD कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर है, और AB कितना हो जाएगा 7 और 6 13 हो जाएगा। ठीक है, 7 ये है और 6 ये है, तो 7 और 6 13 हो गए, इट्स ओके। और उसके बाद में बराबर AE का मान कितना है 3.5 है, और यहाँ पे AC का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा अभी, वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 7x बराबर में क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 13। अब यहाँ पे ये x है वो क्या है गुणा में है, तो बराबर में दूसरी साइड में जाएगा, भाग में चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 35.5 आ जाएगा, 13 5 65, तो यहाँ पे 6.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 6.5। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 98 नंबर क्वेश्चन में बोला भी एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल है वो 68 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष बाद में 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाती है। तो पुत्र की आयु x है और तो 5 गुनी यानी 5x हो जाएगी। ये क्या है 5 वर्ष बाद है, 5 वर्ष बाद है, ये वर्तमान की है। अब इसको 5 वर्ष बाद लेके जाएंगे तो यहाँ पे 10 जोड़ेंगे। आप बोलोगे 10 क्यों, 5 पुत्र की और 5 पिता की, 10 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का योग करो, दोनों का योग करोगे तो हमारे अनुसार तो उसका योग 6x आया है, लेकिन वो बोल रहा है 78 है। तो x बराबर 13 × 78, x का मान 13 आ गया। अब आपने x माना क्या था, तो पुत्र की 5 वर्ष बाद की आयु मानी थी, तो उसने बताना है भी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो 5 वर्ष बाद की आयु 13 है, तो इसमें से 5 घटा दो, 5 घटाओगे तो ये 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 8 ही इसकी पुत्र की क्या आ जाएगी वर्तमान आयु आ जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला भी यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। तो यंग बंगाल आंदोलन है वो कब शुरू किया गया, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो वो था हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। भी आगे देखो भी नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये लो भी एक प्रिज्म बना लेते हैं अपन, बढ़िया तरीके से समझेंगे। एक प्रिज्म बना लिया, ठीक है। अब एक त्रिभुज, ये जो किरण आ रही है कोई आपतित किरण है, ये आपतित किरण है अभी, ठीक है, और यहां से अपवर्तित हो गई और उसके बाद में ये बाहर निकलेगी तो ये कौन सी हो जाएगी, निर्गत किरण हो जाएगी। ये किरण कौन सी है, निर्गत किरण है। अब इस किरण को मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं और आपतित किरण को क्या है मैं आगे की ओर बढ़ाता हूं, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाता हूं भी इस प्रकार से जाएगी। और आपको आपकी जो ये निर्गत किरण है ये क्या है, निर्गत किरण है भी, ये निर्गत किरण है, यानी ए ये बी हो गया, ए बी क्या है आपतित किरण है, और बी सी क्या है अपवर्तित किरण है, और सी डी क्या है निर्गत किरण है। अब इस निर्गत किरण को क्या है मैं पीछे की ओर बढ़ा रहा हूं, पीछे की ओर बढ़ा रहा हूं, तो जहां पे आपतित किरण से मिलेगी ये जो कोण होगा ना, जहां से आपतित किरण से मिल रही है ये जो कोण होगा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में, ये विचलन कोण होता है भी। ये कौन सा कोण होता है, विचलन कोण होता है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें यहाँ पे अभिलंब डालता हूँ यानी नॉर्मल यहाँ पे डालता हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मल डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बी पॉइंट था, ये आपका आपतन कोण हो जाएगा और ये आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अभिलंब डालता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका निर्गत कोण हो जाएगा भाई, ये निर्गत कोण हो जाएगा। और जब निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं जहां पे आपतित किरण से मिलती है तो वो ही आपका क्या हो जाएगा, विचलन कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज अपन ने एक पेपर और कंप्लीट कर लिया है भी।
आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो इजीली तरीके से समझ में आया होगा भी। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और ये इस प्रकार से हमारी 50 क्लासें हैं, यानी 50 पेपर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल आपके 99 पेपर बचे हैं। ठीक है, 99 पेपर हैं तो उसके 49 पेपर और बचे हैं, जो कि अपन क्या है कंटिन्यू रखेंगे क्लासों को, और बारी बारी है वो सबको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपके पेपर है वो कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में आपकी साइंस की क्लासें हैं वो रेगुलर स्टार्ट कर दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था 9th क्लास और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, उससे नीचे नीचे सारी बुकें हैं भी। ठीक है, तो और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी अपन कवर कर लेंगे। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं भी क्लास कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।